रिलेशनशिप जस्ट लाइक अ इन्वेस्टमेंट। पाकिस्तान के अंदर खुला के केसेस ज़्यादा हैं, तलाक के नहीं हैं। इस इंटेंशन से आएंगे कि आप आयशा को हरा सकते हैं, तो फिर तो हम सॉरी। जियो पे प्ले हुआ था, ऑन एयर हो चुका है, सबा कमर का था। आज यूट्यूब बंद हो जाए, कितने % बच्चे आपके सिर्फ व्लॉगिंग और इन चीज़ों के ऊपर बेस कर रहे हैं। मीडिया के पैसे में ना बरकत नहीं है। मीडिया में आपका हक बड़ा मारा जाता है। जब आप स्ट्रगल में होते हैं ना, यहाँ पे बैक स्क्रीन बैठे हुए लोगों को भी नहीं बख्शते लोग। संजय लीला भंसाली भी लॉन्च कर देगा ना तो फिल्म उठ जानी है। ऐसे ही है, करते हैं लोग ऑफर, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, ऐसे क्यों देगा कोई आपको? बिल्कुल वही रिलेशनशिप के लिए ना, तो यही होता है ना, वो बच्चियां एक्सप्लॉइट होती हैं, मैं बता नहीं सकती। ये एक पूरा माफिया है। ठीक है। प्रोड्यूसर को लगता है सबसे फालतू मखलूक ना राइटर है, राइटर जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के 5-6-7 लाख रुपए खाने से। फैसल रहमान नंबर बदला, फ़ोन उठा लिया, जब मैंने हेलो किया उन्होंने पहचान लिया, फ़ोन काट दिया। यार मैंने पहली दफ़ा आपके पॉडकास्ट में बात की है इस चीज़ के ऊपर, नहीं दिए पैसे। कराची वाले पंजाब वालों के साथ काम नहीं करना चाहते, हमारी नहीं हरकतों की वजह से। लाहौर में प्रोडक्शंस क्यों नहीं हो रही? नाम तो बहुत बड़ा, समी खान का भाई है तैफूर। रिकवरी करना मुश्किल नहीं है, आप काम करना जानते हैं ना, पैसे भी लेने आते हैं हमें। ताल्लुक खत्म करना है, पैसे देके कर दो। दोबारा कोई बंदा आपके पास ना सिर्फ पैसों के लिए ना आए, मुतमईन किस्म के लोग होते हैं। बहुत बड़ी लॉबी है चैनल्स के अंदर भी। अब देखें, कराची में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चोरी हुआ, बंदिश आया था, दैट वाज माय कॉन्सेप्ट, जादू के ऊपर था। 3 महीने के बाद जब उसका टीजर देखा, मैं सर पकड़ के बैठ गई। मैं कहा लानत भेजो इस पे, मैं नहीं अब लिख रही। इसी तरह हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो तो वैसे ही बेड़ा गर्क हो गया, जो हमारी ड्रामा इंडस्ट्री है वो भी ऑलमोस्ट डिक्लाइन पे है। हमारी पूरी कंट्री, हमारा मुल्क वेंटिलेटर पे है, वो तो ठीक है। सिर्फ इंडस्ट्री नहीं, हम लाहौर ये है ही नहीं इस काबिल, हम काम करना ही नहीं चाहते। हम कहीं गलती से सीन लिख भी दें ना, अजान हो रही है और उसने सजदा करके नमाज पढ़ी, तो डायरेक्टर कटवा देता है। वो तो सिर्फ लिपसिंग पे लग गया है, सिर्फ सेल्फी पे लग गया है। बस फिर हम अपनी इंडस्ट्री पे आते हैं। उस 4-5 क्लाइंट्स ने मुझे लाइफ की वो लर्निंग दी कि मैं दोनों हाथ कानों को ना यूं उल्टा क्रॉस में हाथ लगाता हूं। मेरा हौसला देखे, मैं करी लोकल के साथ इस वक्त मैक्सिमम रही हूँ। आपने भी एक प्रोडक्ट डेवलप किया, मैंने भी किया है, हमने दोनों का पड़ा हुआ है। ये भी प्रॉब्लम है, दोनों का पड़ा हुआ है। पॉडकास्ट चल रही है और ये वॉइस पे मैसेज आया पैसे आने का, आए हाय डॉलर आए, तो ये मजा आता है। देखा ना गालिब का मुंह किस तरह बना हुआ था कि यार मुझे 1 घंटा किस चीज़ की सजा आए हैं, मेरा क्या कसूर है? क्योंकि मैं आ रही थी। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ थिंक डिजिटल। माय नेम इज़ मुनीर अहमद। आज की इस नशिस्त के अंदर एक बहुत ही ख़ास शख्सियत मेरे सामने बैठी है, बड़ी अच्छी दोस्त हैं, इंडस्ट्री फेलो हैं, वो बड़ी खुल के गपशप करती हैं। इनसे आज जानने की कोशिश करेंगे, डिजिटल मार्केटर हैं बाय प्रोफेशन के, डिजिटल मार्केटिंग की डोमेन में एक फ़ीमेल होते हुए किस तरह सर्वाइव कर रही हैं और इस क्रूअल माशरे के अंदर किस तरह से एक बिज़नेस ऑनर बनने की कोशिश कर रही हैं, क्या स्ट्रगल्स हैं इनकी, है क्या ये, किस तरह से इस डोमेन में आई और आगे किस तरह से देखती हैं अपने आप को एज ए बिजनेस पर्सन और एक डोमेन के एक्सपर्ट होने के नाते। आयशा बिनत इकराम आज मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। आयशा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? गुड टू हैव यू इन माय पॉडकास्ट। थैंक यू। आफ्टर लॉट ऑफ चेजेस, ठीक है, 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा है। लॉन्ग टाइम, इट्स आई थिंक दिसंबर जनवरी में हमने लास्ट पॉडकास्ट किया था। हाँ, और मेरा ख्याल है बड़े गेस्ट ने कभी इतना टफ टाइम नहीं दिया जितना आपने दिया है। तो कहीं ना कहीं जब आपका थोड़ा बहुत ताल्लुक होता है ना, तो फिर उसकी बंदा लिबर्टी भी लेता है, तो आपने भरपूर इस्तेमाल किया नहीं, वो होता है ना, कई दफ़ा हम अपने दोस्तों को, फैमिली को अच्छा कर लेंगे ना, ये भी कर ले, ये भी कर ले, तो बस वो अपने आपको पता है, आज आप भी इसी इंडस्ट्री से हैं, तो हम एक बड़े टफ टाइम में चल रहे हैं, तो अच्छा ये भी कर लें, ये भी कर लें, तो उस सर्कल में से आजकल शेड्यूल निकालना थोड़ा सा टफ हो रहा है, क्योंकि एक्स्ट्रा एफर्ट्स करनी पड़ रही हैं हमें आजकल। बल्कि टीम मुझे कह रही कहती सर ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਹੜਾ गेस्ट आ रहा है जिहदे वास्ते ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ देर ਦਾ इंतजार करो, वरना ਤੁਸੀਂ तो 10 मिनट बाद कॉलां करनी शुरू कर देते हो। मैं कहा जी क्या करें अब। एनीवेज, गुड टू हैव यू इन द पॉडकास्ट और आई होप कि इंशाल्लाह विल हैव अ वेरी सॉलिड एंड कंक्रीट डिस्कशन जो कि हमारी ऑडियंस को भी पसंद आएगी। और कोशिश करेंगे, बल्कि कोशिश क्या करेंगे, आप मुझे बताइए कि क्या हम यहाँ बैठ के, क्योंकि दोनों की डोमेन सेम ही है, हम यहाँ बैठ के अपनी डोमेन को बुरा भला कहें या इसके बारे में अच्छी अच्छी बातें करें, या इसके अंदर जो ग्रे एरियाज़ है या ब्लैक एरियाज़ है उनको थोड़ा सा हाईलाइट करें, या अच्छी अच्छी बातें कर लें आज? नहीं, अच्छी बातें अगर हमने करनी है तो फिर हम कुछ और बात करते हैं। मतलब आप ये चाह रहे हैं कि कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाए? नहीं, हम रियलिटी बेस्ड बातें करें। हाँ, ये रियलिटी में हमेशा कुछ बिटर होता है। हाँ, ये तो है। तो आई बिलीव इन रियलिटी में
प्रेजेंट में रहने वाली हूँ, मैं सब्ज बाग दिखाती नहीं हूँ। ख्वाब देखना अच्छी बात होती है, बट लेकिन सब्ज बाग नहीं दिखाती तो एजेंसी कैसे चला रही? क्योंकि ये तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम ही है, जब आप अपने क्लाइंट को रियलिटी बताते हो कहते हैं ना ये रिश्ते मज़ा ही नहीं का। तो इसीलिए तो प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं और उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन और जो एहसान है ना वो उन लोगों का है जो दिहाड़ीबाज है। क्योंकि असली बटेरे, करेक्ट, जिनको बस 2 महीने 4 महीने के लिए एक दिहाड़ी लगानी है, क्लाइंट के साथ क्या हो रहा है, वो कहाँ जाएगा, लॉन्गर रन में उसके साथ क्या होगा, वो इंडस्ट्री को कितना डैमेज कर रहे हैं, हम ये नहीं सोचते। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली क्लाइंट भी तो ऐसे ही हैं। आगे जाके इस पर डिस्कशन करते हैं डिटेल में। इनिशियली मैं जानना चाहूँगा हु इज़ आयशा बिन्त इकराम? अच्छा सवाल है। हाँ, ये ना मज़े की बात है कि मैं स्कूल में थी और बस कुछ एक इंसिडेंट हुआ, तो उस वक्त आई थिंक 2005 की बात है। ठीक है। मैंने खुद से सवाल किया मैं कौन हूँ? जब मैं अपने फादर का नाम हटा दूँ तो मैं कौन हूँ? सही। तो मुझे जवाब मिला मैं कोई नहीं हूँ। सो उस वक्त थॉट एक माइंड में आई कि लाइफ में ना कुछ करना है। ठीक है। मतलब मैंने डॉक्टर नहीं बनना था, मैंने इंजीनियर नहीं बनना था, मैंने कुछ नहीं बनना था, बट मुझे आयशा को एक आइडेंटिटी देनी थी। बस उस दिन से जो भी लाइफ में किया, पढ़ा, काम किया, जो भी किया, उस लोग पूछते ना हमारे यहाँ आपके साथ भी इंटरेक्शन होगा, हमारी आजकल की यंग जनरेशन पैसों के लिए काम कर रही होती है जी, इतने पैसे चाहिए, इवन इंटर्नशिप पे आ रहे होते हैं, काम की अलिफ बे नहीं पता, बट इतने पैसे चाहिए। आयशा ने जितना काम किया है 2009 से काम कर रही हूँ मैं, ठीक है, इट्स बीन 15 ईयर्स। कभी किसी जॉब में पैसे डिमांड नहीं किए, कभी कोई जॉब किसी सैलरी पैकेज की वजह से रिज़ाइन नहीं की। आई ऑलवेज ज्वाइन एंड रिज़ाइन जस्ट बिकॉज ऑफ लर्निंग। यहाँ पे काम लर्निंग रुक गई, अब कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, आगे चलते हैं। और अगर यहाँ पे किसी नई जगह पे कुछ बहुत सारी लर्निंग है और मे बी बजट बहुत कॉम्प्रोमाइज हो, तो मैंने नहीं सोचा दूसरी दफ़ा ज्वाइन किया। ये भी एक बड़ी ना सब्जेक्टिव स्टेटमेंट दी है आपने। कल मेरे पास एक बच्ची आई इंटरव्यू के लिए, उस बच्ची का भी टोटल 2 साल का करियर है। ठीक है, 4 जगह पे उसने 2 साल में जॉब की है। कहीं पे उसने डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर लिखा हुआ है, कहीं पे डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव लिखा हुआ है। मैंने कहा बेटा ये आपकी रोलर कोस्टर नज़र आ रही है मुझे सीवी के अंदर। मैंने कहा लास्ट जॉब से आप क्यों स्विच करना चाह रही है? अच्छा जी वहाँ पे मेरी ग्रोथ नहीं थी। मैं परेशान, मैंने कहा अभी तुम्हें वहाँ पे 7 महीने टोटल हुए थे। मैं कहा 7 महीने में, अच्छा फिर खुद ही बोलती है कि मुझे उन्होंने 6 महीने के बाद प्रमोशन भी दे दी। मैंने कहा 7 महीने टोटल हुए हैं, 6 महीने बाद प्रमोशन भी मिल गई, 1 महीने बाद अभी कौन सी ग्रोथ आप देख रहे हो जो आपको नहीं मिल रही? ठीक है, और अच्छी खासी सैलरी भी ले रही है, वो सारा कुछ ठीक है। अब वो यही मैंने कहा ना कि जिस तरह बच्चों के नज़दीक अब ग्रोथ भी पता नहीं किस चीज़ का नाम रख उसकी वजह है हम डिजिटल दौर में जी रहे हैं। हाँ, रील्स का ट्रेंड है 15 सेकंड 30 सेकंड में पूरा मज़ा चाहिए उनको अपनी ज़िंदगी में 15-30 दिन के अंदर स्पेंड कर लिए, तो अब मतलब मंथली बेसिस पे कुछ बच्चे आगे डिमांड करते हैं बिल्कुल। हाँ, हमें पैसे भी बढ़ाएं और वो भी बढ़ाएं, तो क्लाइंट तो सालों बाद भी कई दफ़ा नहीं बढ़ाता। तो अच्छा, आप रिलेशनशिप को क्या समझती हैं? आपने जिस तरह बात की कि फादर के बगैर आप कुछ नहीं है, लेकिन एक फ़ीमेल को जब हम देखते हैं ना उसकी लाइफ की जर्नी को, डेफिनेटली पहले आपके पेरेंट्स होते हैं। ठीक है, आप किसी के लिए बाप हो सकता है, किसी के लिए माँ, किसी के लिए दोनों हो सकते हैं। उसके बाद एक पॉइंट आता है, फिर आपको कहीं ना कहीं एक ब्रेक लेनी पड़ती है, बिकॉज यू हैव अ सेकेंड लाइफ जो कि आपके हस्बैंड के साथ या आपके नेक्स्ट घर में जाके होती है। तो एज ए फीमेल आप इस रिलेशनशिप को किस तरह देखती हैं? जो फॉर मी रिलेशनशिप कोई भी हो, ठीक है, आपका दोस्तों का है, बहन भाई के साथ है, माँ बाप के साथ है, आपके पार्टनर के साथ है, रिलेशनशिप जस्ट लाइक अ इन्वेस्टमेंट। हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट दे रही हैं आप। इन्वेस्ट करते हैं तो हमें प्रॉफिट मिलता है, और अब रिश्तों से हम एक्सपेक्ट करें कि हमें ये भी दें, वो भी दें, हमें टाइम भी दें, सब दें, तो हमने क्या दिया? आप बिना इन्वेस्ट किए किसी रिलेशन से कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, फिर वो कोई भी रिलेशन हो। हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट आई थिंक पेरेंट्स के बाद आपका पार्टनर होता है जी, उसमें आपको उससे ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स हैं। बीइंग अ फीमेल, आजकल शायद मेरी बात बहुत सारी ख़वातीन को पसंद ना आए, ख़वातीन जाती है दूसरे घर में, बंदा नहीं आ रहा, तो जब आप कहीं नई इस जगह पे जा रहे हैं ना, तो आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आप न्यू हैं उस इन्वायरमेंट में, आप उन लोगों के लिए न्यू हैं, नए रिश्तों में है, प्रोबेशन पीरियड देते हैं, बिल्कुल, उसको फिट होने देते हैं इन्वायरमेंट के अंदर, मौका भी देते हैं, सिखाते भी हैं, बट हम उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। ट्रू, एक टाइम आता है वो अपनी जगह बना लेता है, फिर वो सब उसको बेनिफिट्स मिलते हैं जो मिलते हैं। तो लाइफ भी ऐसे ही है, बट अनफॉर्चुनेटली हम अपनी उन चीज़ों में तो प्रैक्टिकल हैं अपने काम में, बट हमने रिश्तों को लेके हाथ पैर छोड़ के बैठ जाते हैं, सब आगे वाला करे, तो फिर नहीं हो सकता। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये टू साइडेड होना चाहिए? कि देखें, जहाँ बच्ची आपके घर में आ रही है, सारा कुछ अपना छोड़ छाड़ के
आपको भी तो कहीं ना कहीं उसको स्पेस देनी पड़ेगी। आपने भी इंटरेस्टिंग तो फैक्ट है मुनीर, पूरी एक आपको उसकी आर्मी खड़ी कर दी ना उसके पिछले आगे। 1 साल का आप फैक्ट नंबर्स निकाल के देख लें, हम्म, पाकिस्तान के अंदर खुला के केसेस ज़्यादा हैं, तलाक के नहीं हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। खवातीन की वजह से की तरफ से केसेस जा रहे हैं, हम्म, तो प्रॉब्लम कहाँ है? औरतों को मसाइल है ना, तो कुछ तो गलती होगी हमारी। बिल्कुल सही है। हम चलना ही नहीं चाह रहे, हम इन्वेस्ट ही नहीं करना चाह रहे, हम सब्र ही नहीं करना चाह रहे, हम कुछ बर्दाश्त ही नहीं करना चाह रहे। हम्म, तो सब छोड़ के आप इतना बोल्ड डिसीजन ले लिया, कुछ इन्वेस्ट तो करो। ठीक है। तो मैं तो इस चीज़ के मतलब बड़ा शॉकिंग नंबर्स थे वो मेरे लिए। हाँ, डिवोर्स है तो फिर मे बी, मतलब मैं ये नहीं कह रही क्लीन चिट नहीं दे रही बंदों को कि सारे बंदे ठीक हैं, बंदों में भी ऐसे ऐसे केसेस सामने आते हैं, ऐसे ऐसे लालच सामने आते हैं, रिश्ते बनने से पहले ऐसे ख़राब होते हैं कि बंदा कहता है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, वो आपके लिए ठीक नहीं है। बट अगर आप अच्छी नीयत से, मतलब नीयत बहुत मैटर करती है। हम मुसलमान हैं, हमारा हज, रोज़ा, नमाज, ज़कात, हर चीज़ नीयत पे है। बेशक ऐसे ही है। हम ज़ुबान से कुछ नहीं कहते, बिल्कुल सही है। दिल में नीयत है। उम्रा करने जा रहे हैं, हज करने जा रहे हैं, दिल में नीयत करके हराम बांध लिया, हो गई। तो आप कोई रिश्ता बनाने जा रहे हो, नीयत ख़राब कर लोगे तो कैसे सिरे चढ़ेगा? लालच आ गया हुआ है रिश्तों में, डिमांड्स आ चुकी हुई हैं और अननेसेसरी डिमांड्स भी ऐसी, नॉन प्रैक्टिकल, हाँ नॉन प्रैक्टिकल, वही फैंटेसी फेरीटेल स्टोरीज, ड्रामे फिल्में देख के हम कहते हैं जी हमें वही लाइफ चाहिए, वो ड्रामा है। हाँ उन्हीं एक्टर्स की पर्सनल लाइफ जाके बंदा देख ले तो कानों का हाथ लगाए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो आप क्या समझती हैं कि ये टू साइडेड नहीं, आप समझते हैं कि फीमेल की तरफ से ज़्यादा फैंटेसाइज किया जा रहा है? नहीं, दोनों साइड्स पे है, दोनों साइड्स पे अल्लाह माफ़ करे, ऐसे ऐसे ख़तरनाक, मतलब बहुत सारे केसेस भी पर्सनली भी मैंने देखे हैं। बट अगेन मेरा कंसर्न सिर्फ ये है कि इनिशियल जब आप स्टार्ट ले रहे हैं ना, तो अगला बंदा कर रहा है, आप अपनी साइड पे, जो भी मेरा ये मैसेज सुन रहा है, आप जिस भी रिलेशन में जा रहे हो, आप अपना बेस्ट दो। ठीक है। जब हर बंदा अपना बेस्ट देगा, फिर भी अगर वो चीज़ आपके हक में बेहतर नहीं है ना, अल्लाह ताला आपको उस चीज़ को आपसे खुद ही दूर कर देगा। ठीक है, बिल्कुल तो इंसान को वो रिग्रेट नहीं होता, अच्छा मैंने एफर्ट नहीं की। अच्छा, एफर्ट की आपने बात की या आपने बैलेंस करने की बात की, तो कोई टिप है आपके पास, लाइक एक मेल या फीमेल किस तरह से बैलेंस करे? क्योंकि दोनों हाथों से ही ताली बजेगी ना, एक हाथ से तो नहीं, दोनों को कहीं ना कहीं एफर्ट लगा, एक तरफ से एफर्ट आ रही है, दूसरी तरफ से भी तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देखिए, होना हर चाहिए। बंदे का सिनेरियो फ़र्क होता है लाइफ में। ठीक बिल्कुल है, ऐसे ही आप कोई वर्किंग है, कोई जॉइंट फैमिली है, कोई बिजनेस, अब जैसे एक जॉब है तो उसकी अपनी टेंशन है जॉब वाले बंदे Of की, course. बिजनेस वाले की अपनी है। ये भी एक बैलेंस है। हम अपने वर्कलोड को मैनेज करते हैं, चीज़ों को मैनेज करते हैं, ऑफिस के ऑपरेशंस को भी देखना है, हमने क्लाइंट्स को भी देखना है, हमने प्रोजेक्ट्स को भी देखना है। तो लाइफ भी तो आपका एक प्रोजेक्ट है। बेशक। उसमें अगर कुछ अप डाउन हो रहा है तो क्या हाथ पैर छोड़ के बैठ जाएंगे? ठीक है, अपना बेस्ट दे। उसमें मतलब टिप मैं नहीं समझती कोई ख़ास ऐसी टिप है। हाँ, आप अपनी अच्छी नीयत के साथ अपने एफर्ट डालें, अगले बंदे को कंफर्ट जोन में भी लेके जाने की कोशिश करें। एक स्पेस जरूर देनी बड़ी ज़रूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ये कहने ही लगा था कि देखें, दोनों के रिश्ते जो है ना, ये कोई भी रिश्ता है, उसके अंदर जब तक आप स्पेस नहीं देंगे ना, अगले को मौका नहीं देंगे उसकी अपनी ज़िंदगी गुजारने का, तो फिर कहीं ना कहीं काम खराब होता है। सपोर्ट दे, स्पेस दे, फिर भी नहीं चल रहा तो फिर अल्लाह की मर्जी। बेशक ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। थोड़ा सा आते हैं आगे आपके करियर की तरफ। किस तरह से आपने डिसाइड किया? क्योंकि हमारे यहाँ तो पढ़ लिख के बस वही है, बच्ची जी घर में बस झाड़ू पोछा ही होगा। आपने कैसे डिसाइड किया कि आपने एक प्रोफेशनल करियर को जो है ना, वो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है? अच्छा, ये तो बड़ा क्लियर था। मेरे फादर ने ना कभी इम्पोज नहीं किया किसी पे भी कि अच्छा तुमने ये करना है या तुमने ये करना है। हाँ, एक फैमिली प्रेशर कहाँ नहीं गया, फील होता था, क्योंकि बड़ी हाईली एजुकेटेड फैमिली, मतलब एजुकेशन सेक्टर से कोई लॉयर है, कोई प्रोफेसर है, मेरे ताया कोयटा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रिटायर हुए थे, एक नेवी में। तो हमारी फैमिली में, हर फैमिली में एक डॉक्टर था। ठीक है। तो जब इतने सारे आसपास पढ़े लिखे लोग होंगे तो फिर कुछ तो हमें भी बनना है, खुद से एक प्रेशर बिल्ड हो जाता है। लेकिन मेरे फादर ने कभी इम्पोज नहीं किया, जिसको जो पढ़ना है वो पढ़े, जिसको जो करना है वो करे। अब क्योंकि थॉट बड़ी पहले आ गई थी माइंड में स्कूल टाइम पे कि अच्छा कुछ करना है, तो करती गई। मुझे आज भी याद है, मैंने बीएससी के बाद अभी प्रैक्टिकल्स होना बाकी थे, तो जिस एकेडमी से हम तैयारी कर रहे थे वहाँ पे ना मैट्रिक के बच्चों के कंप्यूटर साइंस के प्रैक्टिकल्स आए। तो मेरे सर ने कहा कि आप करा दें, तो करा सकती हैं। सर मैं कैसे करा दें? अच्छा, मैंने उनका देखा तो मैंने कहा ये तो मसला ही कोई नहीं। अच्छा, 1 वीक का टाइम था, मैंने करवाए। मैं अपनी क्लासेस के लिए भी जाती थी क्योंकि प्रैक्टिकल्स की तैयारी चल रही थी। तो 1 हफ्ते के बाद ना मुझे 500 रुपये मिला। अच्छा। अब वो ये अलग बात है कि ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट ज़्यादा थी, क्योंकि वो तो अब्बू ने दिए थे। तो वो अब्बू के पैसे थे, वो तो हम नहीं गिनेंगे। बट फिर जो खुद 500 अर्न किया ना, मुझे उसकी वैल्यू फील हुई। ठीक है। 500 पूरा हफ्ता, ऑब्वियसली थोड़ी तैयारी करके जाना, फिर पढ़ाना,
फिर कन्वे करना, बच्चों का रिस्पांस भी अच्छा मिला, तो थोड़ा मुझे लगा चलिए मेरी टीचिंग स्किल्स अच्छी हैं। तो आपकी लाइफ की पहली अर्निंग 500 थी। तो मेरे मुंह से डॉलर निकलने लगा था। नहीं, 500 रुपीज़ 500 रुपीज़ थी, ठीक है। पाकिस्तान में हमने काम किया था। तो बस वो स्टार्ट किया, उसके बाद से आज तक पीछे मुड़ के नहीं पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर मैंने बताया ना, कभी पैसों की तरफ इंटेंशन नहीं थी कि ये कमाने हैं। शायद नीयत वो होती तो शायद इतना सीख ना पाते। एक एंटरप्रेन्योर बहुत दफ़ा आपने भी सुना होगा, लेकिन जिसको हवा में धक्का दो, ज़मीन पे गिरने से पहले अपने लिए पैराशूट बना लेता है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। तो एंटरप्रेन्योर भी ऐसे है, आप अपने सिस्टम में अपने अकाउंटेंट भी खुद हैं, अपने मैनेजर भी खुद हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर भी खुद है, आप अपने ऑफिस बॉय भी खुद है, अपने सब कुछ। हर चीज़ आपने करनी है। हाँ, कोई आपके लिए कुछ नहीं करेगा। बिल्कुल। और मैंने अपने एक चैनल में अपने एक बॉस से सीखा था, मेरे जो चैनल ऑनर थे, कहते हैं आपको आप कुछ भी काम कर रहे हो ना, अपने ऑफिस बॉय टी बॉय से लेके अपने मैनेजर तक की पूरी चेन की, अगर आपको जब तक ये नहीं पता ना किस चीज़ में कितना टाइम लग रहा है, आप काम नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है। वो मेरे दिमाग में बैठ गया था। सो अभी मतलब मुझे कोई ब्लैकमेल करने के लिए मेरी टीम में से अगर लगेगा अच्छा जी हम हट जाएंगे तो काम नहीं हो सकता, तो मैं कहती हूँ हट जाओ। हाँ, ये एम्प्लॉइज में बड़ा एक आम सा परसेप्शन है जी, मैं ही चला रहा हूँ कंपनी। नहीं भाई, हम नहीं चलाते। एक्चुअली हमसे अल्लाह ताला काम ले रहा है। बिल्कुल। हम तो अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, बट अगर आप इस इंटेंशन से आएंगे कि आप आयशा को हरा सकते हैं, तो फिर तो हम सॉरी। पहला आपने जो वायरल टीचिंग के बाद जो आपका प्रोफेशनल करियर स्टार्ट हुआ वो मीडिया से आपने किया, राइट? तो मीडिया में एक फ़ीमेल का होना, ख़ास तौर पे कैमरा की बैक पे, इसको आप किस तरह से देखती हैं? अच्छा, मेरी मीडिया में एंट्री बड़ी एक ड्रामाई अंदाज में हुई थी। ठीक है। मतलब मैं उस वक्त कर रही थी मास्टर्स इन लिटरेचर। तो लिटरेचर पढ़ते हुए मेरे अंदर का मुझे पता चला, मैंने इन्वेंट किया कि अच्छा मैं लिख सकती हूँ। ये मतलब शौक था, डायरी वायरी लिखती थी, बट खुद से कुछ ना कुछ लिख लिया, स्किल पॉलिश हुई। मुझे बड़ा एक्सीडेंटली एक इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रही हूँ। मुझे मेरी सिस्टर की कॉल आती है, ये एक असाइनमेंट है तो यहाँ जाके मिल लो, बस इतनी इन्फॉर्मेशन। आई स्टिल रिमेंबर कि मुझे उन दिनों में टाइफाइड था, बुखार के साथ, 104 बुखार के साथ, समर्स के रोज़े भी चल रहे थे। सो मैं एक जगह पहुंच जाती हूँ, वहाँ जाके मुझे 4 घंटे वेटिंग में बिठाया जाता है। जो डॉक्टर साहब आ रहे हैं, कौन डॉक्टर साहब है अल्लाह बेहतर जाने, मैं नहीं जानती, बैठे हुए हैं। अच्छा, जब आते हैं तो 5 मिनट की हार्डली मीटिंग होती है। वो डॉक्टर यूनुस भट्ट थे, ठीक है। मिल लिया, उन्होंने कुछ सिचुएशंस दी, बेसिकली उन्होंने मेरा सीवी भी नहीं देखा। अच्छा, अब उसमें क्या बात हुई मैं बाद में बताऊंगी। मैं बाहर आई, उन्होंने एक असाइनमेंट दे दी, तो मैंने जो मैनेजर थे, मैंने कहा ये डॉक्टर साहब ने ये कहा तो क्या करूँ? तो आप कल असाइनमेंट करके दोबारा आए। सही। चली गई, पूरी रात टेंशन से नींद नहीं आई। जो काम था वो कर लिया, बल्कि जो असाइनमेंट दी थी उसको कोई स्टोरी डेवलप करनी थी एक प्ले की, तो मैंने 2 स्टोरी लाइन्स डेवलप कर ली। नेक्स्ट डे गई तो डॉक्टर साहब कहते हैं ठीक है। अच्छा, मैं बाहर आ गई, मैं कहा डॉक्टर साहब कह रहे हैं जाओ, तो मैं कहाँ जाऊँ? कहते हैं अच्छा मैं पूछ के बताता हूँ। तो मैं कहा डॉक्टर साहब ने तो मेरा सीवी भी नहीं देखा, ना कल देखा ना आज देखा है, कुछ मतलब कोई टेक्निकल चीज़ ही नहीं पूछी, तो मैं क्या करूँ? तो कहते हैं डॉक्टर साहब कह रहे हैं आपकी जॉब होगी, ऊपर बैठ के काम शुरू करें। अच्छा, मतलब इतना उन्होंने साइलेंटली आपको बोला और आपको पता ही नहीं चला? हाँ, एक्चुअली उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर चेक किया था, जो कि अल्लाह बचाए जिससे कुछ सिचुएशंस थी, जोक्स क्रैक किए मैंने, बस वो था। उसके बाद उन्होंने सिचुएशन दी, मिस फायर जियो पे प्ले हुआ था, ऑन एयर हो चुका है, सबा कमर का था, उसकी स्टोरी लाइन दी थी। उसकी उन्होंने कहा था एक एपिसोड का अपने कंटेंट बना के लाना है, मैं 2 के सिनॉप्सिस लेके गई थी। तो उस पर मेरी सिलेक्शन हो गई। वो एक्चुअली एक ऑफिशियल मेरी पहली जॉब थी जियो से, और अल्हम्दुलिल्लाह वो स्टार्ट बहुत अच्छा था। डॉक्टर साहब एक वेरी वेरी टफ बॉस, लेकिन मैंने जितना काम उनसे सीखा है, मेरी जितनी प्रोफेशनल ग्रोथ, जितनी तरबियत मेरी की है ना, वो डॉक्टर साहब ने की। और मैं कहती हूँ आयशा बिनते इकराम को आयशा बिनते इकराम बनाने में डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा हाथ है। क्या बात, क्या बात। अच्छा, उस्ताद हमेशा सख्ती करता है, बिल्कुल करता है, क्योंकि लर्निंग ही उसी से आपकी। मेरी मैनेजमेंट में बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर साहब की अडॉप्टेड है। क्या बात है। मतलब मुझे अच्छा, मुझे होता पता क्या था, मैं क्रिटिक को हमेशा वेलकम करती हूँ। मेरे साथ बहुत सारे लोग थे, मेरे से पहले भी थे, मेरे बाद भी आए, मेरे साथ भी रहे, मैंने रिटेन किया, मैं रुकी। हमारे यहाँ आजकल आप देखें, हम इंटरव्यू के लिए लोगों को बुलाते हैं, 10 से 12 मिनट वेट करना पड़े, कई दफ़ा बच्चे उठ के चले जाते हैं। हाँ, ऐसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ लोग चेक करते हैं आपका बिहेवियर। अच्छा, यहाँ पे ठीक है, बिहेवियर चेक तो होता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमारा टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स भी तो है ना।
जब आप शुरू कर रहे हैं, स्ट्रगल है, आपको कुछ है नहीं, आप हैं कौन, उस वक्त आप इतना भरम दिखाएंगे तो कोई नहीं लेने का, हमें ज़रूरत है। हाँ ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है। वो मैं जिस टाइम की बात करी, दैट टाइम आई थिंक 2012 में, ठीक है। जियो इस वक्त पीक पे था, जियो था, और आयशा कोई नहीं थी। आज अगर आयशा को 4 लोग जानते हैं तो वो उसका क्रेडिट वहाँ से स्टार्ट होता है। बिल्कुल सही। तो फिर आगे किस तरह बढ़ी इसी डोमेन में? बस उसके बाद वो स्टार्ट था, और अगेन नीयत की बात होती है ना, अच्छी नीयत से काम कर रही थी, सीखती गई। डॉक्टर साहब ने पता है कई दफ़ा पूरे स्क्रिप्ट क्रॉस कर देने, अच्छा, हाय दिल बैठ जाता था। डॉक्टर साहब बड़ी मेहनत की थी, तुम्हें कुछ नहीं आता, मतलब वो ऐसे डांटते थे, आपको कुछ नहीं आता, आप जाएं कुछ और करें जाके, ये आपके बस का नहीं है लिखना। क्या बात है। मतलब बंदे का मोराल बिल्कुल ही फौत हो जाए कि आप ना कुछ वाकई और कुछ और करें, हमें तो कुछ नहीं आता। उस वक्त बस दिल करता गर्दन हाथ में हो, बस वो दबा दे। नहीं, दिल करता ज़मीन फट जाए और उसमें दफन हो जाए। फिर क्या करना, अच्छा स्क्रिप्ट छोड़ जाए, जाते हुए छोड़ देना। तो पता चलता है नेक्स्ट वीक जब एपिसोड आ रहा है तो उसमें ऑन एयर हो गया है। अच्छा उन दूसरी सिचुएशन में क्या होता है, डॉक्टर साहब ने कहा ना चलिए ये तो फारिग है, और जब स्क्रिप्ट मुंह पे भी मार दिया, ले भी गए, तो मैं नेक्स्ट डे डबल असाइनमेंट करती थी। जो पिछली क्रॉस हुई थी, रिजेक्ट हुई थी, जो अगली मिली वो भी करनी है। मतलब मुझे बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैंने हम सब उम्मीद से यहाँ पे स्टार्ट किया, फर्स्ट वीक में मेरे 4 मिनट्स ऑन एयर हुए थे। क्या बात है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उस टाइम पे 12 लोग थे हम सब उम्मीद से की टीम में, कंटेंट के, और 4 मिनट ऑन एयर होने का मतलब है कि बहुत बड़ा चंक था। मेजर चंक लिया आपने। मैक्सिमम 6 मिनट्स होते थे किसी भी राइटर की, इससे ज़्यादा का कंटेंट नहीं लिया जाता था। वेरी फर्स्ट वीक मेरे 4 मिनट्स ऑन एयर हुए, वो भी टाइम था कि फिर मुझे मज़ा आया, मुझे काम करने का, कि हाँ कुछ सीख लिया। अगर डांट खाई है, प्रेशर लिया है, रातों में जागे हैं, मतलब इतना टफ टाइम मिलता था, ये नहीं पता होता था कल जॉब है कि नहीं है। बिल्कुल सही है। सुबह जाएंगे तो गेट खुलेगा कि नहीं, करते थे क्योंकि काम करना, काम सीखना था। अच्छा, आज का जो बच्चा आयशा, क्या वजह है कि क्या उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं, या वो ग्लोबलाइज जो एक एनवायरनमेंट के अंदर अपने आप को एक्सपोज कर चुका है, इस वजह से उसके अंदर वो पेशेंस नहीं है? आज के बच्चे को आप रिजेक्ट करके तो देखें, वो आप एक दफ़ा रिजेक्ट करेंगे, वो 2 दफ़ा आपको रिजेक्ट कर देगा। आज वो मेहनत का, वो एक आपकी रिजेक्शन हुई, ठीक है कोई मसला नहीं, मैं दोबारा डबल एफर्ट लगा के वापस बाउंस बैक करूँगा, वो वाला एटीट्यूड तो भी रहा ही नहीं। तो वो देखने पे कितना रिटेन हो रहे हैं, उनके लर्निंग क्या है। हम अगर मतलब मैंने डिफरेंट मीडिया हाउसेस में काम किया, उससे मैंने साथ में मेरे पर्सनल प्रोजेक्ट्स चलना शुरू हो गए राइटिंग के। वहाँ से जब मैं अपने सेटअप में आई, मैंने अपनी कंपनी लॉन्च की, 6 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एजेंसी को बनाए हुए, 8 साल मेरी इवेंट कंपनी को हो गए। ये अलग बात है, इवेंट सब हो नहीं रहे तो हम उस पर काम नहीं कर रहे। 2016 में मैंने फर्स्ट अपनी कंपनी लॉन्च की थी विद द जॉब पार्ट टाइम में, ठीक है, और 18 में मैंने बिल्कुल जॉब छोड़ के अपना काम किया। तो वो जो इतने सालों में रिजेक्शंस, धक्के, लर्निंग थी, उन सब की बेसिस के ऊपर ही मैं आगे काम कर पाई। बिल्कुल सही है। अब ऐसे लोग भी है ना, पैसा बहुत लगा देते हैं, चलाना कैसे है। हाँ, मेन चीज़ तो ये है, बिजनेस पैसे से नहीं होता। ऑफ कोर्स होता है, एक एलिमेंट है, बट हर चीज़ मतलब सिर्फ पैसा लगा के आप, कोई गारंटी नहीं है कि आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो वो जो इतनी मार खाई थी, इतना रगड़ा आप लेते हैं, वो रगड़ा आपको काम देता है। आजकल के बच्चे, आप मुझे बताएं, आज डिजिटल मीडिया डाउन हो जाए, आज यूट्यूब बंद हो जाए, कितने परसेंट बच्चे आपके सिर्फ व्लॉगिंग और इन चीज़ों के ऊपर बेस कर रहे हैं? तो फिर आप कहाँ जाएंगे? आ चुका हुआ है, बिल्कुल। फिर आप कहाँ जाएंगे? और स्किल भी नहीं है अनफॉर्चुनेटली, सिर्फ बस वो क्या है कि अपनी फैमिली कंटेंट दिखाया, बस लेफ्ट राइट की उल्टी सीधी चीज़ें दिखा, डिग्री है नहीं, स्किल है नहीं, ये भी बंद हो गया। टिकटॉक बंद हुआ था ना एक दफ़ा, हाँ बिल्कुल, अभी ये बंद हो जाएगा तो फिर हमारी जनरेशन कहाँ जाएगी? हाँ बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा आयशा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि आपने डेफिनेटली, ये भी एक ग्लैमराइज्ड वर्ड है जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, इसके अंदर एक दफ़ा इंसान सुना है चले जाए, मैंने थोड़ा सा फ्लेवर इसका देखा हुआ है, एक दफ़ा चले जाए तो वापस निकलना कहते हैं ऑलमोस्ट नामुमकिन है। तो आप इसी में ज़ाहिर है अपना करियर को आगे भी बढ़ाया, और आपको एक अच्छा मतलब ब्रेक थ्रू भी मिली मुख्तलिफ शोज़ के थ्रू, वहाँ से निकली क्यों? वहीं पे दिल क्यों नहीं लगाया? अच्छा सवाल है। मुझे ना शुरू से आपके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, हम उन चीज़ों को एक्सप्लोर कुछ अरसे के बाद करते हैं। ठीक है। मीडिया में मेरा दिल कभी भी नहीं लगा, मुझे सीखना था। एक टाइम के बाद जब मैंने सीखा तो फिर ना कहीं दिल में ख्याल आया एक अरसे के बाद कि मीडिया के पैसे में ना बरकत नहीं है। मीडिया के पैसे में बरकत नहीं है। मैंने ऐसा बोल्ड स्टेटमेंट दे रही है, बहुत बड़ी, ऐसे ही है, और बहुत एक बड़ा चंक है जो इसके साथ मुंसलिक है। सोर्स ऑफ इनकम है ना। तो मैंने दुआ की, दिल में दुआ की, मतलब मैंने कहा या अल्लाह मेरा अगर ऐसा है, मतलब मैं आपको मतलब कोई फतवा नहीं दे रही, मैं तो खुद सीख रही हूँ, मैं तो खुद मतलब हम वी आर अल्हम्दुलिल्लाह बॉर्न मुस्लिम, ये हम पे अल्लाह का करम है, हमारा कोई कमाल नहीं है इसमें।
हाँ हम इसको प्रैक्टिस करेंगे तो हम मुसलमान बनेंगे, बेशक ऐसे। मोमिन बनेंगे। तो मैं खुद प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रही हूँ, पहला स्टेप है, मैं इसलिए कुछ फतवा नहीं दे रही, ठीक है। ये मुझे फील हुआ था। सही। तो मैंने दिल में अल्लाह से दुआ की, अल्लाह अगर ऐसा है तो ना मेरा सोर्स ऑफ इनकम बदल दे। क्या बात है। ये अभी जुबान से नहीं बोली, दिल में एक ख्याल था ठीक है। और करना शुरू कर दिया। हालांकि उस टाइम पे मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट्स कर रही थी। मैंने 2-3 मूवीज़ भी की, ड्रामास भी किए, सॉन्ग्स भी 1-2 किए, काफ़ी कुछ किया। अच्छा उसमें क्या होता है, प्रोजेक्ट्स ज़रा लंबे चलते हैं, पेमेंट्स देर से आती हैं बट अच्छी पेमेंट्स आती हैं, प्लस मेरी जॉब भी चल रही थी, तो मैं मल्टीटास्किंग कर रही थी। मेरे 3 सोर्स ऑफ इनकम थे, प्लस मेरे इवेंट्स चल रहे थे। अल्लाह ने रास्ते बदल दिए। अच्छा उसके पीछे एक और रीज़न भी था, मीडिया में आपका हक बड़ा मारा जाता है जब आप स्ट्रगल में होते हैं ना। एक और बड़ा भयानक चेहरा है मीडिया का। लोगों को लगता है कि शायद जो सामने आते हैं ना, सिर्फ उनको ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। यहाँ पे बैक स्क्रीन बैठे हुए लोगों को भी नहीं बख्शते लोग। ठीक है। आपको अपने आप को बचाना बहुत मुश्किल है। क्या होता है, थोड़ा सा ज़रा बताना चाहिए। मतलब हरेसमेंट, मतलब एक बंदा स्क्रीन पे आना चाह रहा है, ठीक है आप उल्टी सीधी ऑफर्स करें, समझ में आता है, लोग करते भी हैं। आप का कंटेंट है, आपकी तहरीर है, आपकी तहरीर में जान है, उसको कोई नया एक्टर भी पढ़ेगा वो हिट हो जाएगी, कोई बड़ा पढ़ेगा तो वैसे ही एक अच्छे तरीके से पढ़ेगा तो उसमें जान आएगी। बट अगर उसमें कुछ है ही नहीं तो आप को मतलब मैं कहती हूँ संजय लीला भंसाली भी लॉन्च कर देगा ना तो फिल्म उठ जानी है, ऐसे ही है। क्योंकि आपके कंटेंट में जान ही नहीं है। उसको आप कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं अपनी उन चीज़ों की वजह से कि अच्छा आप इन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लें तो हम आपका स्क्रिप्ट छाप देंगे। क्या आप कुछ बताना चाहेंगे कि किस किस्म के ऑफर्स करते हैं लोग ऑफर, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, नहीं किसी का नाम लिए बगैर ऑफर्स किस तरह की होती हैं? ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है कि मीडिया में क्या कॉम्प्रोमाइज होते हैं। अब तो मैं क्यों पूछ रहा हूँ ये चीज़, मैं क्यों ये चीज़ पूछ रहा हूँ कि देखें जो स्क्रीन पे आने वाले लोग हैं ना, उनको तो बहुत उल्टी सीधी ऑफर होती हैं कि आप हमारे साथ पर्सनल रिलेशन में आ जाए, पैसों की ऑफर की जाती हैं, पैसे क्यों देगा कोई आपको? बिल्कुल वही रिलेशनशिप के लिए ना, तो यही होता है। अच्छा बैक स्क्रीन वाले जो स्टाफ है उसके साथ भी यही है, ये यही होता है। इवन मुझे बड़ा तकलीफ होती थी, मैं न्यूज़ चैनल्स में भी रही हूँ, ये जो नई बच्चियाँ आती हैं इंटर्नशिप करने, 80 to 90% लड़के लड़कियां जब मैस कॉम से निकल के चैनल्स में जाते हैं इंटर्नशिप करने, सबका शौक होता है एंकर बनना। हाँ बिल्कुल, वो ट्रेंड भी चल रहा है। जितना वो एक्सप्लॉइट होती हैं, जितना वो बच्चियां एक्सप्लॉइट होती हैं, मैं बता नहीं सकती। ठीक है, तो इसमें जो किस लेवल पे जाके ये किया जाता है, टॉप लेवल की मैनेजमेंट अथॉरिटी आ जाए, हर बंदा अपने हिसाब से करप्शन करता है, हस्बे तौफीक। ठीक है कोई नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, ये एक्चुअली पूरी एक चेन है, ये एक पूरा माफिया है। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। प्लस मैं बल्कि नाम लेना चाहूँगी, मेरे तो बहुत सारे मैं जब स्क्रिप्ट लिखती थी ना, मैं दिन में काम करती थी, मैं पूरी रात बैठ के लिखती थी। ठीक है, आपको ना अपना मतलब एक लाइन लिखना खुद से क्रिएट करना कोई आसान काम नहीं है। एक करेक्टर में जाके पूरी रात जाके आप लिख रहे हो, प्रोजेक्ट पूरा हो गया, जब पैसे लेने की बारी आई तो प्रोड्यूसर को लगता है सबसे फालतू मखलूक ना राइटर है। बिल्कुल, हालांकि उसी की बेस पे आप सब कुछ बना रहे हो। इतना बड़ा इंडस्ट्री का नाम, इतना बड़ा नाम के बंदा कोई सोच नहीं सकता कि ये लोग भी ये काम कर सकते हैं, जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी के 5-6-7 लाख रुपए खाने से। फैसल रहमान के लिए मैंने मूवी लिखी, स्टोरी लाइन उनकी थी, हाफ पेमेंट के ऊपर मैंने काम शुरू कर दिया। मैंने कहा अच्छा हाफ आ गई तो रिमेनिंग भी आ जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट भी था, हाफ दे के बाकी स्क्रिप्ट एक दिन फ़ोन आता है, जी मुझे भेज रही हैं प्रोड्यूसर को 2 दिन के अंदर मुझे स्क्रिप्ट चाहिए, ये कर दें वो कर दें। मैं सिर्फ डायलॉग्स कर रही थी, मैंने करके भेज दिया और उसके बाद मेरा नंबर ब्लॉक हो जाता है। अच्छा मुझे कैसे पता चलता है? मैं फ़ोन कर रही हूँ, बार फ़ोन कर रही हूँ, नंबर नहीं मिल रहा। एक दिन मुझे ख्याल है मैं नंबर चेंज करूँ, ऐसा हो नहीं सकता एक बंदे का नंबर कॉन्टीन्यूसली बिजी जा रहा है। नंबर बदला, फ़ोन उठा लिया, जब मैंने हेलो किया उन्होंने पहचान लिया, फ़ोन काट दिया। ठीक है, भाई साहब खा गए पैसे। अच्छा, इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ द मनी ओनली? कोई रीज़न नहीं दी कि स्क्रिप्ट रिजेक्ट हुआ है या इसमें जान नहीं है या टू द पॉइंट नहीं है? अरे भाई वो बना था तो बाकी भी कभी लिया है ना, अगर उसमें कुछ था। और राइटर मतलब मेरा जो उस्ताद है डॉक्टर यूनुस भट्ट, जिनसे मैंने सीखा है, उनकी स्टूडेंट और राइटर ना हो, राइटर ये हो नहीं सकता। सर्वाइव अगर आपने मार्केट में किया ना, कोई आपको बिला वजह नहीं ऑन करता, मुफ्त के पैसे नहीं देता, तो आप में कुछ होता है तो मिलता है। सो मुझे मार्केट उस वक्त 6 साल हो चुके थे, मैं नई नहीं थी, कोई बात नहीं। अच्छा मुझे मेरे 1-2 जान पहचान के लोगों ने कहा, जो कि इंडस्ट्री के जर्नलिस्ट थे,
हमें स्टोरी दे दें, हम ब्रेक करते हैं। मैंने कहा मैं अभी स्टार्ट है, कंट्रोवर्शियल होगी, लोग अवॉइड करेंगे काम करने से। सही। मैं कहा कोई बात नहीं, मैंने ना नहीं उस पर बात की यार, मैंने पहली दफ़ा आपके पॉडकास्ट में बात की है इस चीज़ के ऊपर, मैंने छोड़ दिया। कुछ अरसे के बाद जो मेरा लास्ट प्रोजेक्ट था PTV पे ऑन एयर था, शहर के नाम से, ठीक है, तैफूर का प्रोजेक्ट था। ठीक है। प्रोजेक्ट चलता हुआ प्रोजेक्ट कोई और पहले देख रहा था, मुझे उन्होंने कनेक्ट किया किसी के थ्रू, हो गया। मेरी बेवकूफ़ी उसमें ये थी कि एक रेफरेंस से था, तो मैंने उनसे रिटर्न कांटेक्ट नहीं किया। अच्छा, ये उन दिनों की बात है, ये 2018 की बात है, 18-19 की। मेरा अपना एजेंसी ऑफिस बन रहा था, मेरा NCA का फिल्म प्रोडक्शन का डिप्लोमा चल रहा था, साथ में ये प्रोजेक्ट आ गया, तो मैं बहुत ऑक्यूपाइड थी। मेरे पास स्क्रिप्ट आया, मैंने एक मीटिंग की, मैंने लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, ऑलरेडी डेवलप था, 60 एपिसोड्स लिखी जा चुकी थी, अगली 40 लिखनी थी। सोप था, आबिद अली साहब उसकी लीड में थे, तैफूर खुद भी था, तो लिखना शुरू कर दिया। कुछ 12 एपिसोड्स के पैसे हुए, उसके बाद जी 15 दे दें, इतनी दे दें, फिर 1-2 दफ़ा सेट भी बुला के भी लिखवाना, बड़ी रूटीन मैनेज करके जाना पड़ता था। फिर जी हम ना इसको यहाँ पे रोक रहे हैं, कोई आई थिंक 95 पे कुछ करके, तो हम इसको आगे एक्सटेंड करेंगे बट राइटर चेंज करके। मैं कहा ठीक है, मैं तो खुद तंग हो रही थी, मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप मेरी पेमेंट क्लियर कर दें तो क्लोज करें। बहुत अच्छी बात है, मैं तो ठीक है, आई एम हैप्पी, मुझे कोई मसला नहीं है। नहीं दिए पैसे, स्क्रिप्ट यूज भी हो गया, ऑन एयर हो गया, पैसे नहीं दिए। फिर मैंने ना, मतलब मैं नॉर्मली ये नहीं करती ऐसा। अच्छा, सॉरी, यहाँ पे मुझे एक चीज़ थोड़ा सा मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। पैसे मारना, देखिए अभी फॉर एग्जांपल मैं आपकी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ या आप मेरी कंपनी के साथ, हम छोटे मतलब सेटअप चला रहे हैं, पैसे मारना समझ आती है, लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट, नहीं मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, व्हेन यू टॉक अबाउट द प्रोडक्शन हाउस, वहाँ पे तो मतलब इतनी कॉम्प्लेक्स हायरार्की होती है उनकी, पैसे कौन मारता है? देखिए ये एक इंडिविजुअल के तो होते नहीं है पैसे वो। अब आप देखिए मुनीर, हम लाहौर में है ना, कराची वाले पंजाब वालों के साथ काम नहीं करना चाहते, हमारी नहीं हरकतों की वजह से। लाहौर में प्रोडक्शंस क्यों नहीं हो रही? इसी वजह से नहीं हो रही। सही। आप चैनल से पैसे लेते हैं, चैनल देता है, सब कर रहा है। जब 2 बंदों का एक कमरे का प्रोडक्शन हाउस होगा ना, वहाँ पे यही पे होगा। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं वो भी छोटे सेटअप हैं जो ये पैसे वैसे मारते हैं, अदरवाइज देखें बड़े सेटअप में, क्योंकि इतने ज्यादा लोग, नाम तो बहुत बड़ा, समीहान का भाई है तैफूर, हाँ ठीक है, ये खुद क्या चार्ज करते हैं पर डेज के, इवन रिकवरी करना मुश्किल नहीं है। आप काम करना जानते हैं ना, पैसे भी लेने आते हैं हमें, ऐसे ही है। बट हम किसी जगह पे जाके रुक जाते हैं। हम छोटे सेटअप चला रहे हैं ना, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, हम किसी से मैं 2 दिन काम कराऊं, 2 घंटे कराऊं, पैसे दे के फारिग करना है, मेरा असूल है। ताल्लुक खत्म करना है, पैसे दे के कर दो। दोबारा कोई बंदा आपके पास ना सिर्फ पैसों के लिए ना आए। ऐसे ही है, छोटी सी इंडस्ट्री है, पलट के वहीं आना है। ऐसे ही है। मैंने ना लास्ट तैफूर को मैसेज किया, मैं कहा तैफूर मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है, बड़ी छोटी सी अमाउंट है, मैं आपको बार बार एक ही चीज़ के लिए, कभी आप, मैं कहा खुद आप अमेरिका, लंदन, इधर उधर हर जगह फिर रहे हो, मैंने पूछती हूँ पैसे नहीं है, बस है नहीं, अभी दे दूंगा। मैं कहा 3 साल हो गए हैं, 3 साल तक मैंने फॉलोअप किया। मैं कहा मुझे बता दो, कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, मतलब मैं सोचूंगी मैं नियत कर लूँ सदका खैरात की तो मुझे कोई सवाब मिल जाएगा। मैं कहा आपको कुछ लगता नहीं है तो मैं ये नियत भी नहीं कर सकती, तो तुम बता दो, फिर मैं देख लूँगी मैंने क्या करना है। सो बट बहरहाल बहुत ही मुतमईन किस्म के लोग होते हैं। तो कोई बात नहीं, मैं कहती हूँ वो कहीं से नुकसान होता है तो अल्लाह ताला आपको कहीं और से कई गुना ज़्यादा दे देता है। तो बहरहाल ये छोटे एक्सपीरियंसेस थे। मैं क्योंकि राइटिंग ना मेरा शौक था, पैशन था, पैसे कमाने होते तो मैं अभी भी वहीं होती। तो आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं ये सारे जितने भी यहाँ पे रॉन्ग प्रैक्टिसेस हो रही हैं इस इंडस्ट्री में, आप जैसे बहुत सारे और रिसोर्सेज जो है, मेल हो या फीमेल हो, वो छोड़ते हैं इस इंडस्ट्री को शायद इसी वजह से। क्योंकि देखें कुछ लोग जिसने तो डिसाइड कर लिया ना कि ठीक है यार मैं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हूं। है, बहुत बड़ी लॉबी है चैनल्स के अंदर भी। अब देखें आपको स्पेसिफिक चैनल्स के ऊपर स्पेसिफिक फेसेस दिखते हैं। हाँ ऐसे ही है, बिल्कुल स्पेसिफिक पीछे कंटेंट की टीम बैठी हुई है। मेरा कराची में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चोरी हुआ, ठीक है, बिग बैंग ने किया, बंदिश आया था, दैट वाज माय कॉन्सेप्ट, जादू के ऊपर था। मैं गई, मैं 2 एपिसोड्स लिख के, 4 लिखी थी या 2 लिखी थी, लिख के भेज रही हूँ, उसके बाद मैडम फ़ोन ही नहीं उठाती, कर रही हूँ, फिर मतलब एक हद तक आप चेस कर सकते हैं। मैंने छोड़ दिया। 3 महीने के बाद जब उसका टीज़र देखा, मैं सर पकड़ के बैठ गई, मैं कहा लानत भेजो इस पे, मैं नहीं अब लिख रही। नहीं तो पाकिस्तान में कोई इस तरह का कानून नहीं है, कोई ऐसे आपको कोई इदारा नहीं बना हुआ जहाँ जाके आप कॉपीराइट के जो है ना, अभी देखें वो उसने बदोबदी वाले ने जो गाना अभी किया है उसका मेरा ख्याल नुसरत फ़तेह अली खान साहब का, वो आज से कितने साल पहले थे, आई थिंक नूरजहाँ का था या जिसका भी था, वो देखिए अभी कॉपीराइट के उस पर
हटा दिया यूट्यूब ने, इतने साल पुरानी चीज। वो तो यूट्यूब ने किया नहीं, ना। कहने का मकसद है कोई तो इदारा बना होगा ना देखिए यहाँ पे। अब चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है ना अब, क्योंकि मेरी तो नीयत वो पहली वही थी कि ठीक है इस पैसे में तो बरकत है ही नहीं, ठीक है। फिर भी ये इन बिटवीन सारे तजर्बे हुए, जब हो गया तो मैंने पैसे भी छोड़ दिए, कोई बात नहीं, हो गया। नहीं देखिए आयशा, इट्स नॉट अबाउट मनी ओनली, ठीक है, इट्स अबाउट कि आपकी लिखी हुई चीज़ आपको क्रेडिट दे दे। अभी जिस तरह बहुत सारे लोग हैं, इवन जो सिंगर्स हैं बहुत सारे, वो कहते हैं यार पैसा मत दो, एटलीस्ट हमें क्रेडिट तो दे दो अगर आप हमारा सॉन्ग यूज़ कर रहे हो या हमारा म्यूजिक यूज़ कर रहे हो। आइडिया इज ऑल अबाउट, ठीक है। मुझे वो वाला आइडिया, क्योंकि मुझे वो मेरे दिल के करीब था, मैंने उसको खुद डेवलप किया, उसके कैरेक्टर्स डेवलप किए, हर चीज़ करके दे दी। उसके बाद आप किसी बच्चे को भी दें वो भी लिख लेगा। बिल्कुल सही, मुझे कुछ रह ही नहीं गया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपने एक स्टोरी लाइन दे दी, वो फॉलो करना है उसको बस। इसके अलावा और आप क्या समझते हैं कि मीडिया के अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से आज मैं तो जब भी किसी मीडिया पर्सन के साथ बैठता हूँ एक ही बात उनके मुंह से निकलती है जी, मीडिया जो है, मेन स्ट्रीम मीडिया इस वक्त वेंटिलेटर पे है। इसी तरह हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो तो वैसे ही बेड़ा गर्क हो गया, जो हमारी ड्रामा इंडस्ट्री है वो भी ऑलमोस्ट डिक्लाइन पे है। हमारी पूरी कंट्री, हमारा मुल्क वेंटिलेटर पे है, वो तो ठीक है। सिर्फ इंडस्ट्री नहीं, और अगर स्पेसिफिक इंडस्ट्री की बात करें तो हमारी अपनी वजह है। इंडस्ट्री लाहौर से शुरू हुई थी, बट प्रोफेशनल बिहेवियर की वजह से ही उड़ी है। तो आप जिस काम में भी आप अपने काम में करप्शन शुरू कर दें, एक टाइम आएगा ख़त्म हो जाएगा। नहीं, अभी इसमें एक और प्रॉब्लम है जो मुझे नज़र आ रही है ना, कि अभी हम लाहौर और इस्लामाबाद के बीच में और कराची के बीच में स्टक हो गए हुए। कराची वाले, बिल्कुल आपने बड़ी वैलिड बात की कि पंजाब के साथ काम ही नहीं करना चाहते। वो करना, अगर कुछ आके यहाँ पे रिकॉर्डिंग होती भी, वो अपना पूरा क्रू लेके आते, अपनी टीम लेके आते, यहाँ से लोकल प्रोडक्शन हाउस में ले ही नहीं रहे। वो हम लाहौरिये है ही नहीं इस काबिल, हम काम करना ही नहीं चाहते। काम चोर है, हम काम चोर हैं, नीयत भी ख़राब है, बिल्कुल है। तो फिर क्या करें? हमें खुद को ठीक करने की ज़रूरत है, हमें खुद को ठीक करने की ज़रूरत है। देखिए खुद तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये ऊपर जो चंद काली भेड़ें बैठी हैं, इनके अलावा जो नीचे यंग बच्चा आ रहा है, जो अभी आज का ग्लोबल ट्रेनिंग के थ्रू आ रहा है बच्चा, क्या वो भी इसी रेस में चल रहा है? वो भी अपने आप को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट नहीं करना? देखिए आज आपके पास बड़ी खुली ऑप्शन है, आप ना उस इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट हो, आप अपना एक मीडिया हाउस खोल के बैठ जाएं, ठीक है, आप उसमें एक अच्छा काम करें, अच्छे इक्विपमेंट लेके आए, सारा कुछ लेके आए, क्योंकि ये जो जिन लोगों की आप बात करें, ये आज भी वो पुराने आउटडेटेड इक्विपमेंट पे चल रहे हैं, आउटडेटेड सोच पे चल रहे हैं, वही आउटडेटेड प्रोसेसेस चल रहे हैं इनके। स्टिल क्यों मीडिया इनके यहाँ अभी भी इनके ऊपर डिपेंडेंट है? अभी ना बिजनेस है, कोई नहीं सोचता। मैं जब लिखती भी थी ना, तो मेरा एक बड़ा कंसर्न होता था। आई स्टिल रिमेंबर, एक दफ़ा हम के ऑफिस में बैठे हुए थे, महेश वासवानी उनके कंटेंट हेड हैं, अभी भी वही हैं। तो इंडिया का हम कंटेंट देखते हैं ना, मैं इंडिया कभी नहीं गई, बट मुझे इंडिया के मैक्सिमम त्योहारों का पता है, ठीक है, उनकी रिलीजियस प्रैक्टिस का पता है। कैसे पता है? थ्रू कंटेंट। हम क्यों नहीं दिखाते? हम कहीं गलती से सीन लिख भी दें ना, अजान हो रही है और उसने सजदा करके नमाज पढ़ी, तो डायरेक्टर कटवा देता है। वो दिखा रहे हैं बाय द वे आपकी अजान, वो दिखाते हैं, ठीक है, वो आपके एक ख़ास सेक्ट को पर्टिकुलर प्रमोट कर रहे हैं अपनी इंडियन मूवीज के अंदर। उसकी रीज़न है, देखिए हमने नहीं दिखाया ना, तो वो कितना एक्सप्लॉइट करके दिखा रहे हैं। ऑफ कोर्स, मतलब मुझे पता है कौन से मुसलमान है जो सिर्फ शलवार कमीज पहन के कंधे पे रुमाल सा लेके फिरते हैं, और कौन सी औरतें सिर्फ लंबे टोपी बुरकों में फिर रही हैं, कौन से मुसलमान है, ठीक है। और वो एक टिपिकल दिखाएंगे। आप किसी इंडियन मूवी को उठा के देख लें, इवन इंडियन छोड़े, जो कुछ इंग्लिश मूवीज़ के अंदर भी अगर कुछ थोड़ा बहुत करेक्टर वो दिखाते हैं अफगानिस्तान से या पाकिस्तान से, उसमें भी वही टिपिकल सोच, वही सेक्ट, एक पर्टिकुलर सेक्ट को फॉलो करवाया जा रहा है। तो डिस्प्ले किया नहीं, अब आपने दूसरे को मौका दे दिया, वो जिससे मर्जी आपकी परसेप्शन दे दे। ट्रू ट्रू, तो वो होगा, ठीक है। अब आने वाली इंडस्ट्री को कैसे ठीक कर सकते हैं? हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक मेजर चंक यूनिवर्सिटियों से निकल रहा है ना, मैस कॉम करके, उसको प्रैक्टिकल करें। वो तो टिकटॉक पे लग गया, तो फिर वो तो सिर्फ लिपसिंग पे लग गया, सिर्फ सेल्फी पे लग गया। बस फिर हम अपनी इंडस्ट्री पे आते हैं, इस इंडस्ट्री का हम कुछ नहीं कर सकते। मैं तो दुआ करके, अल्लाह ताला ने मेरी जान छुड़वाई थी तो बिल्कुल सही है, हमने छोड़ दिया, फिर हम इसका कुछ अल्लाह ताला सबके लिए जी आसानियाँ करे। अब आते हैं थोड़ा सा हम हमारी करंट इंडस्ट्री के ऊपर, जो मेरी भी और आपकी भी है, डिजिटल मार्केटिंग। बाय प्रोफेशन कोई कोर्स किया, कोई डिप्लोमा किया, कुछ सर्टिफिकेशन है आपके पास, ये यहाँ पे भी हंगामी हालात में ही एंटर हुई? नहीं, मैंने 2018 में जॉब रिज़ाइन की, और उस वक्त मुझे पता था कि अब जॉब नहीं करनी, ठीक है, अब काम करना है। और जब आपकी नीयत अच्छी होती है, अल्लाह ताला रास्ते खुद बनाता है। मैंने ये सुना नहीं है, ये मेरे साथ हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। दिस इज़ ये अल्लाह की ब्लेसिंग थी मेरे पे। मार्च में मैंने जॉब रिज़ाइन किया और अगस्त में मेरी एजेंसी बन गई थी विद अ मेजर क्लाइंट, ठीक है। मैंने रिटेल का एक बहुत बड़ा चंक था मेरे पास, और जब स्टार्ट लिया तो क्लाइंट की टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर, किन चीज़ों के ऊपर मैं सिलेक्ट हुई या मेरे पास क्लाइंट आया, मेरा एक काम करने का बहुत स्ट्रेट तरीका है, जो कि इंडस्ट्री प्रैक्टिस में बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं किया जाता, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है।
आप हर चीज़ क्लाइंट को नहीं बता सकते, हर चीज़ नहीं दिखाते, बट मैं कहती हूँ करके तो देखो, उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। सही। मेरे पास एक ऑडिट के लिए प्रोजेक्ट आता है, शूट आता है, मैं उसको ऑडिट करके देती हूँ, कहते शूट करवा दें, करवा के भी दे देती हूँ। ये अलग बात है 3 शूट खराब कराने के बाद चौथा ठीक हुआ था, ठीक है। बट गलती करेंगे तो वो तो करेक्शन होगी ना। practices है ना आपकी। हाँ। तो गलती किए बगैर हम कहेंगे हम ठीक हो जाएं तो हम नहीं हो सकते, बट गलती करके उसको आदत नहीं बनाना, उसको करेक्ट करना है। बिल्कुल हर दफ़ा एक सही। नई गलती करें तो मज़ा आता है हाँ, सीखने का। बिल्कुल ऐसी है। सो मैं वो गलतियाँ करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ नया पंगा करती रहती हूँ। वो किया तो मुझे क्लाइंट ने कहा कि आप हमारा काम करें। मैं कहा मैं एजेंसी नहीं हूँ। कहते काम यही है सारा एजेंसी का। मैं कहा अच्छा ये तो बड़ी ड्रामेबाजी है। हाँ। अच्छा ऐसे करना है, क्योंकि रिटेल था तो उसमें आउटडोर भी था, उसमें फेशियल्स भी थे, आउटडोर कैंपेन्स भी थी, उसमें शूट्स भी थे, प्रोडक्शन क्योंकि मीडिया से निकले तो प्रोडक्शन प्रॉब्लम नहीं था। ठीक है। जो बाकी छोटे छोटे क्रिएटिव का भी, क्योंकि प्रोडक्शन में मीडिया में बहुत बड़ा एक चंक होता है कि आपके ग्राफिक्स बनते हैं, टाइटल बनते हैं, हर चीज़ बनती है। और सोशल मीडिया हमारे लिए उस वक्त भी पीनट था कि हम जो भी प्रोजेक्ट करते थे उसका सोशल मीडिया तो होता था, टीम भी होती थी, उनसे मैनेज करवाना होता था। तो मुझे एक्चुअली बहुत एफर्ट करनी नहीं पड़ी। अगेन मार खाई थी ना, काम करके आए थे ना हर फील्ड में। कभी ये नहीं कहा कि मेरी जॉब तो ये मैं तो इतना करूँगी, मैं तो इस सेगमेंट में नहीं जाऊँगी। उसमें जाने का फ़ायदा ये हुआ, जब रमज़ान ट्रांसमिशन हम करते थे मैं कंटेंट भी देखती थी, कोऑर्डिनेशन भी देखती थी, हम स्टाइलिंग भी देखते थे, हर डिपार्टमेंट में घुस के काम करना। उसका फ़ायदा ये जब एजेंसी बनाने आए तो मसला ही नहीं हुआ। ठीक है। तो लगा कि अच्छा ये तो हलवा है, ये तो हम मतलब एवं बिला वाले टाइम ज़ाया कर रहे थे वहाँ पे। फिर हाँ कलाल का, उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो कंट्रोवर्शियल हो, जो मतलब मुझे डिससेटिस्फाइड करे कि नहीं यार ये काम गलत कर रही हूँ मैं। और उसमें अल्लाह ने बरकत भी इतनी दी मुनीर, मैं बता नहीं सकती आपको, और सुकून अलग था। हाँ बिल्कुल ऐसी मेन चीज़ तो ये ना, देखें ज़हनी सुकून अगर आपको है ना तो फिर आपके थोड़े में भी ज़्यादा की बरकत आती है। पता नहीं लोग समझते हैं कि आपकी जो अर्निंग है वो आपका बैंक बैलेंस है, वो अर्निंग नहीं है। रिलेशन सबसे बड़ी अर्निंग है आपकी, आपके जो ताल्लुकात बनते हैं इंडस्ट्री में, जो आप सबसे बड़ा ताल्लुक जो है ना वो आपका आपके रब के साथ होना चाहिए, है। क्योंकि हमें हमारी एक जर्नी है। इस जर्नी में जो राइट वे है पाथ वही लेना है, बट अपना कनेक्शन असल के साथ जोड़ के रखना है। सो ये समझ में आ जाए तो मैं कहती हूँ चीज़ें ऑटोमेटिकली ट्रैक पे आना शुरू हो जाती हैं, अल्लाह ताला की तरफ से मदद आती है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कोई 30 मार खान नहीं हूँ। मेरा रब ना चाहे तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो उठ भी नहीं सकती इस कुर्सी से उसके बगैर। 100%। तो बस ये बात अगर समझ में आ रही है, जो कि मुझे आ गई थी, मैं कुछ नहीं हूँ। मुझसे काम लिया जा रहा है तो ठीक है, मुझे जो काम करना है ना वो अच्छी नीयत से करना है, वो करते गए। तो इसलिए ज़्यादा एफर्ट करनी नहीं पड़ी। और मैं आपको बताती चलो, मेरा जो पहला क्लाइंट था जिसकी मैंने खुद कैंपेन्स भी चलाई, अच्छा थैंक्स टू द क्लाइंट एज वेल कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए काम करने की, ठीक है। एक हम मार्केटिंग सीखने जाते हैं, बच्चे फीसें भी दे रहे हैं, कोर्सेज ले रहे हैं, जा भी रहे हैं। एक आपके पास चल के क्लाइंट आ रहा है, खुद कह रहा है आपको, पैसे भी दे रहा है, कह रहा है आप चलाओ। अच्छा वो भी उस वक्त डिजिटल 18 में पाकिस्तान में नया भी ट्रेंड आ रहा था, कोई ऐसा मसला नहीं था। मेरे उस पेज पे इंस्टा के 7,000 फॉलोअर्स थे। आई स्टिल रिमेंबर कि पहले 3 मंथ्स में हमने 30, 35, 25,000 इस तरह से स्पेंड कर रहे थे, और आफ्टर 4 years 1 million ऑर्गेनिक ट्रैफिक था उस पेज के ऊपर। ऑर्गेनिक एक भी होता है ना, पेड फॉलोअर लिया कोई चक्कर नहीं, एवरी डे 1000 ऑर्गेनिक ऐड होता था। सिर्फ हम एड स्पेंड पे करते थे जो एज पर स्ट्रेटजी होता था। सो वो एक अल्हम्दुलिल्लाह ये ब्लेसिंग थी कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। मैंने अपनी दिलो जान लगा के, अपना पूरा जोर लगा के उसको अच्छी एफर्ट्स के साथ किया। उसमें क्रिएटिव बहुत मैटर करते हैं, शूट्स मैटर करते हैं, कंटेंट मैटर करता है, सबसे बड़ी बात आपकी प्रोडक्ट में कितनी जान है। आप एक बेसिकली डिजिटल एजेंसी हैं, नॉट ओनली अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, बिकॉज़ देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बोथ। आप इसको कह सकते हैं वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ई-कॉमर्स कह लें, क्रिएटिव एजेंसी, ठीक है, क्योंकि अब हम लोग जो है, हम लोग वी आर नॉट अ क्रिएटिव एजेंसी, वी आर जस्ट अ डिजिटल मार्केटिंग एंड ई-कॉमर्स एजेंसी। क्योंकि हम लोग ये शूट्स और ये आउटडोर और ये सारा जो जितना ये हम लोग नहीं करते, ये हम आउटसोर्स कर देते हैं, या कह देते हैं क्लाइंट को ये हमारा डोमेन है। हम सब करते हैं, ठीक है। हम इवन उनकी जितनी 5 साल रहा वो क्लाइंट मेरे पास, और उनके पूरी प्रेजेंस मीडिया के ऊपर वो भी हम करते थे, ठीक है। मतलब उनकी आउटडोर बाइंग भी करते थे, ठीक है। और वो भी मतलब पहली तो मैंने बाइंग भी उनके लिए मैंने खुद की, और अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा आया। तो अभी आप जब एजेंसी के पूरे सेटअप में आ गई हैं, यहाँ आपको क्या लगता है कि बीइंग अ फीमेल, पर्टिकुलरली मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि बीइंग अ फीमेल आपको क्या चैलेंजेस है, बिकॉज इट्स अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी जहाँ पे फीमेल को उतना इंकरेज नहीं किया जाता। जॉब में तो डेफिनेटली है ही है ये प्रॉब्लम्स, बिजनेस में उससे भी ज़्यादा है। अगर लेट्स से जॉब में 60% प्रॉब्लम है, यहाँ 80-90% है, और यहाँ पे तो एक्सप्लॉइट किया जाता है इस पूरे के पूरे उसको कि फीमेल आई है, ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पे भी तो ऑफर्स की जाती होंगी। मुझे ना बड़ा मज़ा आता है जब अपने सिस्टम में बैठ के कोई इस तरह की सिचुएशन बनती है ना, तो फिर मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करती हूँ। आप जॉब में ना बाउंड होते हैं, हाँ,
आप मना नहीं कर सकते, आप किसी को कुछ कह नहीं सकते, पता नहीं क्या ही हो जाएगा। सेठ साहब का मूड कैसा है पता नहीं। हाँ, तो खैर अल्लाह का शुक्र है, मैं तो जॉब में भी अपने आप में एक नवाब थी। मेरा बड़ा होता था कि मैं अर्ली मॉर्निंग पर्सन नहीं थी, तो मैं हमारे मुझे लास्ट जो जॉब थी ना, अली भाई होते थे मेरे बॉस जो थे। ठीक है। अली भाई रात 10 बजे चली जाऊँगी, सुबह 11 बजे नहीं आ सकते, लेट आऊँगी। तो मुझे मेरी हर जॉब में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बॉसेस मिले कि मुझे कभी टफ टाइम नहीं मिला, तो मुझे वो कर लेते। क्यों? उनको पता होता था आयशा को काम करके जाएगी, तो वो टेंशन नहीं है कि अच्छा अब इसको नहीं जाना है, सुबह जल्दी आना है, 1 घंटा जल्दी बुला के क्या ही करा लोगे जब काम ही नहीं होगा। तो टाइम तो पूरा करना नहीं है। अब किस सिचुएशन में अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो मैं बड़ी इज्जत के साथ चाय पिला के कहती हूँ वो दरवाज़ा आप जा सकते हैं, मुझे काम नहीं करना। मेरे सिस्टम में मैं मेक श्योर करती हूँ कि अगर ख़वातीन हैं, वैसे मैं बहुत कम हायर करती हूँ लड़कियाँ, उसका बहुत मेजर रीज़न है कि अब शायद मैंने ऐसे काम नहीं किया, मतलब मैंने जब काम किया तो मुझे पता था मैं जिस जॉब पे हूँ मेरे पीछे 4 बंदे उसी पोजीशन के लिए हैं। ठीक है। मैं कुछ 19-20 करूँगी ना अपने काम में, तो मुझे रिप्लेस करने के लिए 4 लोग खड़े हुए हैं। आजकल की अनफॉर्चुनेटली जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, जितने कुछ ख़वातीन के साथ जो मेरे सेटअप में आई, रीजंस हैं। 7 बजे छुट्टी का टाइम उनको 5:30 चाहिए या 6 बजे चाहिए। ठीक है, सुबह भी थोड़ा लेट हो सकते हैं। तो भाई हम ऑलरेडी लोगों की स्ट्रेस अपने टेबल पे इकट्ठे करके लाते हैं, क्योंकि हम उनको सोल्यूशन दे रहे हैं। अब उनके साथ मैं आपके भी घर के मसले हल करूँ तो वो फिर मेरे लिए ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। टीम आपकी वो होती है जो आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्वर बने, ना कि प्रॉब्लम क्रिएटर ऑलरेडी बड़े बैठे हुए हैं हमारे आसपास। तो उसमें हम कोशिश करते हैं हम उस चीज़ को कवर करें कि हम ऐसा इन्वायरमेंट दें। बड़ा मैनिपुलेटिव वे में इस तरह की चीज़ें आती हैं, डायरेक्ट अप्रोच नहीं होती इस लेवल पे। फिर आपके पास बहुत क्लियर चॉइस होती है, आप काम करें ना करें। अच्छा, एक अल्हम्दुलिल्लाह ख़वातीन के पास वैसी एक सेंस होती है। मैं जब किसी से मिलती हूँ वर्क पर्पस, मुझे एनर्जीज अगर समझ में नहीं आती, और बेशक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट समझ में आ रहा हो, मैं नहीं करती। मैं बहुत सिलेक्टिव काम करती हूँ, बड़े सिलेक्टिव लोगों के साथ करती हूँ, मैं हर किसी के साथ काम नहीं कर सकती। अच्छा, एक तो ये आपने बात की ना कि ठीक है क्लाइंट की नीयत आपको समझ आ गई। दूसरा जो मुझे ज़ाती तौर पे प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मैंने कुछ बहुत थोड़ा सा मतलब मैं बोलूँगा कि एक्सपीरियंस ना ही उसको मैं बोलूँ तो सही होगा, मैं 4-5 क्लाइंट के साथ लोकली काम किया है, लेकिन उस 4-5 क्लाइंट्स ने मुझे लाइफ की वो लर्निंग दी कि मैं दोनों कानों को ना यूं उल्टा क्रॉस में हाथ लगाता हूं। मेरा हौसला देखे मैं करी लोकल के साथ इस वक्त मैक्सिमम रही हूं। तो इसी पे मैंने पूछना था कि ये लोकल क्लाइंट्स के साथ इस डोमेन में काम करना, अच्छा बाय द वे अगर कोई ये समझ रहा है कि मैं लोकल क्लाइंट के खिलाफ हूँ, ऐसा नहीं है। वजह क्या है ना काम करने की? क्योंकि हमारे यहाँ अभी शायद हमारे जो सेठ मेंटालिटी है वो इतनी ज़्यादा ओपन अप नहीं हुई कि वो इस पूरी सारे जो नई टेक्नोलॉजी है इसको वेलकम कर पाए। वो 1 करोड़ का बिलबोर्ड लगवा देंगे, वो किसी बड़े चैनल के ऊपर 1 करोड़ रुपया 30 सेकंड की ऐड का दे देंगे, बट वो जब डिजिटल की बात आती है तो क्यों देना? अच्छा, या वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन, क्लाइंट टू क्लाइंट। मेरे बहुत अच्छे क्लाइंट्स भी रहे हैं, सही है, और बहुत वर्स्ट एक्सपीरियंस भी हुआ है। मैं समझती हूँ यहाँ पे भी हमारी गलती है। अगर हम इनिशियल मीटिंग्स में सिलेक्शन के टाइम पे वो जब इनिशियल क्लाइंट के साथ चल रहा है तब असेस कर लें, जो कि हमें समझ में आ जाता है। कई दफ़ा हम भी कर रहे थे ना, अच्छा कर लेते हैं, हम कन्विंस कर लेंगे, बट एक क्लाइंट बार बार रेजिस्ट कर रहा है ना, अब हम क्लाइंट को तभी कन्विंस कर पाएंगे, एजुकेट कर पाएंगे जब वो सीखना चाहेगा, जब वो सुनना चाहेगा। और क्लाइंट में भी तो कैटेगरी है ना, एक बिजनेस कर रहा है और एक दिहाड़ी लगाने आया है। नहीं, अच्छा मैं यहाँ थोड़ा सा डिसएग्री करूँगा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। देखिए, इसमें मैं क्लाइंट का प्रॉब्लम नहीं है, क्लाइंट को क्योंकि पता ही नहीं है ना, डोमेन ही नहीं है। अब एक सेठ है 40 साल से फैक्ट्री चला रहा है, उसकी फैक्ट्री में एक रवायती स्टाइल की मार्केटिंग चल रही है, उसने उससे एक छोटे से सेटअप से शुरू करके एक एम्पायर खड़ा कर लिया है। अब उस माइंडसेट को, क्योंकि स्ट्रबन हो चुका हुआ है माइंडसेट, उसको ये समझाना कि भाई नहीं, हम जो है ना 8-10 साल के एक्सपीरियंस लेके हम आपके बिजनेस को यहाँ से 3 गुना आगे ले जाएंगे। वो कहता है नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी तो 3 पीढ़ियों से ये बिजनेस चलता हुआ आ रहा है, तो टाइम लगेगा। अब मैं फैक्ट्स एंड फिगर के साथ हमें कन्विंस करना पड़ेगा कि टाइम चेंज हो चुका है, होगा नहीं, वो उसकी रीजन है। अच्छा, अभी मैं इस वक्त ना एक क्लाइंट के साथ, पाकिस्तानी सर मेरे पास इस वक्त वाहिद एक ही क्लाइंट है, वो सेठ है, लेकिन मैं कहता हूँ कि सेठों के अंदर वो हीरा है बंदा। जितनी लर्निंग आयशा मुझे उस क्लाइंट से हुई है, शायद मुझे गोरे से भी नहीं हुई। मैं अगर उनके लिए 2 स्लाइड्स बना के लेके जाऊंगा ना, उन्होंने 4 पहले से बना के रखी होंगी। वेरी नाइस। ठीक है, मैं अगर उनको 6 महीने का विजन दूंगा ना, वो साल का पहले से ही बना के बैठे हुए हैं। इतना एडवांस लेवल मजा आता है ना फिर ऐसे अच्छा, क्लाइंट के साथ काम करने हुआ में। क्यों? खुद भाई साहब फॉरेन क्वालिफाइड है, ब्रांड के चीते हैं, ठीक है, ब्रांडिंग पड़ी हुई है और कर भी रहे हैं, और पाकिस्तान का एक
बड़ा ब्रांड उन्होंने खड़ा किया, 6-7 करोड़ उनकी सिर्फ उस एक सिंगल ब्रांड से सेल है। अब वहाँ पे उनके साथ काम करने का मज़ा आता है। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आई जहाँ पे हम बिल्कुल स्टक हो गए, यार इससे आगे बस अब दीवार है, नहीं जा सकते। उन्होंने दीवार को भी तोड़ा। ये मेंटालिटी उनमें क्यों आई? क्योंकि पिछले 7-8 साल से वो खुद प्रैक्टिस करे, करोड़ों रुपया उन्होंने झोंका है इस भट्टी के अंदर। ऐसे ही है, देखें हम डिजिटल पे खुद क्लाइंट्स को सोल्यूशन देते हैं। आपने भी एक प्रोडक्ट डेवलप किया, मैंने भी किया है। हमने दोनों का पड़ा हुआ है। ये भी प्रॉब्लम है, दोनों का पड़ा हुआ है। हमारे पास रीजंस हैं क्योंकि हम मल्टीपल चीज़ों को लेके चल रहे हैं। ये खुशी चाहिए होती है। इधर पॉडकास्ट चल रही है और ये वॉइस पे मैसेज आया पैसे आने का, आए हाय डॉलर आए, तो ये मजा आता है। कुछ इधर भी भेज दे, उधर रुपीस आएंगे, इधर डॉलर आएंगे। चले हम कोशिश करते हैं आपसे डॉलर खींचने की। उस वक्त का मैंने मोबाइल ही देखा, लेकिन जब वॉइस को साइन आया ना तो मेरी आंखें और उधर घूमी है। जी हम क्या बात कर रहे थे? देखा, डॉलर पैसे का नशा देखा और खास तौर पे डॉलर का नशा देखा आपने। बहुत बुरा है। ये लगना चाहिए, ठीक है। मैं तो आजकल इस पे बहुत ज़्यादा बात कर रहा हूँ, ये लगना चाहिए क्योंकि ये नशा ऐसा है, हलाल भी है और हेल्दी भी है, ठीक है। ये नशा सबको करना चाहिए। हम बात कर रहे थे कि क्लाइंट्स की, कि लोकल क्लाइंट की अभी मेच्योरिटी लेवल वो नहीं आया कि वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाएँ कि एक लाहौर में बैठा हुआ ब्रांड, लेट्स से मॉडल टाउन लिंक रोड पे एक छोटी सी शॉप है किसी की, उसकी आगे वाली 10 नस्लें उसी शॉप पे रहेंगी। मैक्सिमम उसकी क्या छलांग होगी, कोई बच्चा बीच में काबिल निकल आता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, पूरे लिंक रोड पे होर्डिंग्स लगवा देगा, बोर्ड लगवा देगा, अखबार में इश्तिहार दे देगा। लेकिन क्या वो लाहौर से आगे गुजरांवाला जा सकता है? गुजरांवाला से सियालकोट जा सकता है, इस्लामाबाद जा सकता है, कराची जा सकता है? नहीं जा सकता। डिपेंड करता है, क्योंकि मैं ब्रांड कंसल्टेंसी भी करती हूँ। हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स भी आते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, कोई ज़्यादा पुराना एक्सपीरियंस नहीं है मेरा, एक केस शेयर करना चाहूँगी। लग्जरी लाइट्स का इनका सेटअप था, जो फैंसी लाइट्स घरों में लगती हैं। तो इट मीन्स कि वो बेसिक प्रोडक्ट नहीं है। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हमें ये समझ में आ गया कि ये क्लाइंट, इस प्रोडक्ट प्राइस समझ में आ गई कि कम से कम भी लाइट जो है ना वो 50,000 1 लाख में होगी। एक प्रोडक्ट। तो उसके दिन में एक सेल भी हो गई, महीने की पर डे एक सेल हो, महीने की 30 होना, तो उसके डन है। और अगर कोई किसी प्रोडक्शन का, उसकी कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट आ जाता है उसके पास, तो पूरे घर की लाइटें गई, तो अच्छे पैसे बन गए। इट मीन्स के वो अपना प्रोडक्ट पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी बेच सकता है। ठीक है। उसको डिजिटल प्रेजेंस है, एक भी बहुत है, या हर शहर में या हर मेजर एरिया में एक आप कर लें, मसला नहीं है। क्योंकि इन चीज़ों की मार्केट स्पेसिफिक होती है। आप एक मार्केट में बैठे हुए हैं, मतलब कंप्यूटर की मार्केट है तो ये पूरे लाहौर में एक ही है ना। ट्रू। तो ये स्पेसिफिक है। सिटी वाइज भी करेंगे तो मेरे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद आप कर लें तो आप पूरे पाकिस्तान को कवर कर लेते हैं। छोटे स्मॉल सिटीज़ कनेक्ट करके ट्रैवल कर लेते हैं। अब इनको किस चीज़ पे काम करना चाहिए? आपको काम करना है अपनी अवेयरनेस पे। आपके जैसे और बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, बट लोग क्या करते हैं, जो मेरे साथ भी केस आया, हमने एक पूरी प्लानिंग करके, एक कॉस्टिंग करके दी कि ये करना पड़ेगा, ये माइलस्टोन है, पहले क्वार्टर में ये होगा, फिर ये होगा। आते साथ मुझे बताएं, आपने ब्रांड बनाया, मैंने बनाया, हमें क्या पहले महीने में सेल मिली है? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो कौन सा जादूगर चिराग है जो हम रगड़ेंगे और वो हमें सेल ला के दे देगा? तो यही तो एल्गोरिदम समझने की चीज़ है क्लाइंट को भी, कि भाई वो उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, उस डोमेन के अंदर जाके उनके जो SOPs हैं, हमें क्या उसको बोलते हैं, फनल को जब तक हम फॉलो नहीं कर रहे, आप डिजिटल पे, फिर आपके डॉलर आए हैं। ये वल्ला वही आया, ये देखिए, ये वाइस दोबारा आया, वाइस, ये देखिए वाइस आया दोबारा। आप रोज आए मेरी पॉडकास्ट में, मैं आप ही के साथ पॉडकास्ट करना चाहूँगा। अब आपने ये काटना नहीं है, क्योंकि ये साइलेंट है फोन इस वक्त, तो वो डॉलर वाले का मैंने किया हुआ है, भाई तूने साइलेंट नहीं होना, फोन साइलेंट है। डॉलर वैसे साइलेंट हो भी नहीं सकता। हो भी नहीं सकता, सही है। तो उस क्लाइंट को हमने जो है ना हर चीज़ करके दी, तो 1 हफ्ते के बाद सेल नहीं आ रही। ठीक है भाई, कैसे आएगी? आप एक लग्जरी उसमें है, आपको परचेज करने वाला कोई राह चलता हुआ 2-4 हज़ार की प्रोडक्ट नहीं है कि कोई भी ले लेगा। आपके कस्टमर को हमें फाइंड करना पड़ेगा, यूनिक कस्टमर है आपका, यूनिक प्रोडक्ट है, उसके कीवर्ड्स को पे काम करना पड़ेगा, मल्टीपल चीज़ें हैं जिस पे काम करने की ज़रूरत है। तो इन लोगों को क्या चाहिए? आपको अवेयरनेस भी चाहिए, आपको एक टाइम के सर्टेन टाइम पीरियड के बाद आपको डिस्प्ले एड्स पे भी जाना है, उसके बाद आपको आउटडोर पे भी जाना है। डिपेंड, आपके पास इतनी इन्वेंट्री है, आपका वेयर हाउस सपोर्ट करता है कि अगर आप नेशन वाइड कैंपेन करते हैं और आपको महीने में 25-30 बड़े ऑर्डर आ जाएं,
आप डिलीवर कर मैनेज सकते हैं नहीं, हाँ। तो ये बहुत सारे पैरामीटर्स हैं कि उनके सवालों के जवाब देने के बाद हम उसकी स्ट्रेटजी डेवलप करते हैं। बट इनिशियली अगर हम सिर्फ डिजिटल की भी बात करें तो डिजिटल पे भी आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, बट डिपेंड्स कि आपने उसके ऊपर पेशेंस के साथ चलना अच्छा, है। मैं इसकी मिसाल हमेशा ना यूँ दिया करता हूँ कि एग्जाम्पल जिस तरह मॉल्टोन की ले रहे हैं वहीं ले लेते हैं। लेट्स से आपने डिसाइड किया यही आपका जो लग्जरी लाइट्स का ब्रांड है, इसकी आप एक आउटलेट खोलना चाह रहे हैं मॉल्टोन पे। जिस दिन आपने डिसाइड किया कि आज मुझे इसकी आउटलेट खोलनी है, वहाँ से लेके दुकान की फाइनलाइजेशन, फिर उसकी तज़ीनो आराइश, फिर उसके अंदर आप पूरा सेटअप लगाएंगे, फिर स्टाफ हायर करेंगे, फिर उसके बाद आप उसकी एक आधा को कैंपेन रखेंगे या कोई भी आप इवेंट रखेंगे जिसमें उसकी ओपनिंग होगी। कम से कम 6 महीने लगते हैं आपके, और वो 6 महीने वो तंदूर ऐसा जिसमें हर वक्त आग जल रही है और आपके पैसे उसमें गिर रहे हैं। देखिए यहाँ आके हम सोशल मीडिया की जब बात आती है यहाँ हम समझते हैं नहीं। मैं तो यही कहता हूँ कि देखें, जिस तरह आपकी आउटलेट आपकी एक पहचान है ना, इसी तरह स्टोर भी आपकी आउटलेट है। इट्स अ वर्चुअल आउटलेट। देखिए बिजनेस करने से पहले ना आप बेशक सर्विसेज में जा रहे हैं या प्रोडक्ट में जा रहे हैं, सबसे पहले तो हौसला लेके आए, फिर पैसे लेके आए, 100%। फिर सब्र लेके आए। ट्रस्ट मी आयशा, मैंने इतने सेठों के साथ यहाँ पे काम किया, मेरी अच्छी मतलब ना करते करते भी कुछ 30-35 मैंने अच्छे बड़े लेवल के सेठों के साथ, पढ़े लिखे, इसमें 2 मैं कैटेगरीज को मेनली कहूँगा, बाकियों को तो मैं गिनता ही नहीं। सेठ और टेक रिलेटेड लोगों की हमने अमेज़ोन के ऊपर लॉन्चेस की हैं। अब देखें, एक अगर बंदा सेठ है, उसने फैक्ट्री चला रहा है, सारा कुछ उसने किया है, वो वहाँ पे अपना एक पूरा प्रोसेस समझ रहा है। बट ऑन द अदर हैंड जब वो इस डिजिटल डोमेन में आ रहा है या ऑनलाइन एक ब्रांड बनाने जा रहा है, तो उसका पेशेंस लेवल सिर्फ 2 महीने का है, 3 महीने का है। उसकी एपेटाइट कैपेसिटी भी सिर्फ 2-3 महीने की है। फैक्ट्री में लगा लेगा, करोड़ों अरबों लगा देगा। लाइकवाइज एक कराची के सॉफ्टवेयर हाउस के बहुत बड़ा ब्रांड है पाकिस्तान का, वो ऑलरेडी कर भी रहे थे, लेकिन वो पहले कर रहे थे सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे थे, उसमें प्रॉपर कोई प्राइवेट लेवल ब्रांड नहीं था। तो उनके साथ जब हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की, लिटरली 2 महीने के अंदर वो एग्जॉस्ट हो गए। सर्विस कहते हैं यार अभी तो मतलब क्या कुछ सेल नहीं है। मैं कहा भाई केड़ी सेल, अभी तक तो हम प्रोडक्ट पे हैं और अभी सिर्फ आपकी प्रोडक्शन में है, सामान प्रोडक्शन में है, चाइना में सामान बन रहा है और हम यहाँ से बेच दें। उन्होंने गिव अप कर दिया। नहीं ये तो बहुत टाइम। ये मेरे पास भी एक ऐसा ही प्रोडक्ट आया, हमें 1 साल हो गया मीटिंग्स करते हुए। हम वो 4 महीने बाद फिर उनको याद आता है, फिर कॉल करते, मैडम मिलना, मैं कहा आ जाए, लॉन्च करना, मैं कहा सामान ले आओ। ठीक है, आप चीज़ें ला के देंगे। जब मेरे पास प्रोडक्ट्स आएंगी ना, 60 वर्किंग डेज लूँगी। 60 वर्किंग डेज में हम अपनी वेबसाइट बनाएंगे, कंटेंट बनाएंगे, शूट करेंगे, प्लेटफॉर्म्स रेडी करेंगे। जिस दिन लॉन्च होंगे उसके 3 महीने के बाद रिजल्ट मांगे मेरे से। ठीक है, तो मतलब आप टोटल 5 महीने का एक रफली वो दे रही हैं। मैं समझ रहा हूँ बड़ा रियलिस्टिक है ये भी। 5 महीने में अगर आप उसकी रीज़न है ना, हमने प्रोडक्ट डेवलप किया। मुझे अपना प्रोडक्ट डेवलप टेक्निकली मुझे 3 महीने लग गए थे, डिज़ाइन रेडी थे, प्रिंटिंग पे भेजने के लिए। आज हम इसको टेस्ट कर रहे हैं, लगा के देखा, नहीं यहाँ पे बड़ा लग रहा है, इसको थोड़ा सा इस तरफ कर दें, वेबसाइट रीडेबल नहीं है। भाई आपने एक बड़ा वॉल्यूम में प्रिंटिंग देनी है तो ऐसी स्टिकर नहीं छाप देंगे। देखने में 2x2 का स्टिकर है, बट 2x2 के पीछे हमने विजुलाइज करना है कि हम स्टिकर में वही कंटेंट जब डब्बी में जाएगा, वही कंटेंट जब डिजिटल पे जाएगा, पिक्चर में वो दिखेगा। ये चीज़ें, ये हमारी जॉब है। ये हमें उसके अंदर मटेरियल क्या है, वो केमिस्ट की जॉब है, उसने हमें वो देना है, हमने उसको बेचना है। और इवन सम टाइम क्योंकि आप वर्चुअली चीज़ों को एज्यूम कर रहे होते हैं ना, अब ये साथ वाले रूम में अभी भी स्टिकर पड़े, मेरे से पहली मिस्टेक होगी, खुद सारा कुछ हर चीज़ एज पर सॉफ्टवेयर सही था, जब आया तो थोड़ी सी उसकी डायमेंशन ऐसे चंद वो सूत्र कहते हैं उसको, इंच के अंदर जो एक लाइन होती है वो भी उड़ जाए ना, खराब हो गया। हुआ मेरे साथ भी हुआ। फिर एक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे साथ क्या हुआ कि क्योंकि पाकिस्तान में मशीन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना रैपिंग का बॉटल को, वो बड़ा कम है, और जो है भी तो उसकी मिनिमम क्वांटिटी आई थिंक 1000 पर बॉटल होता है, छोटा ऑर्डर तो कोई पकड़ता ही नहीं, फिर आपने लगवाना है मैनुअली। अब वो हमने जो है ना लाहौर का एक्सपर्ट तरीन बंदा 1500 रुपए पर घंटे के ऊपर स्टिकर पूरी बोतलें खराब कर गया वो मेरी। ये साथ पड़ी अभी भी, साथ वाले रूम में 200 बॉटल खराब होने के बाद हमें रियलाइज हुआ अच्छा मुसीबत या उस बॉटल से वो स्टिकर उतर भी नहीं रहा। अच्छा मुनीर, आपको पता है मेरे साथ भी ये हुआ, मैंने तो कैंची से पूरी रात बैठ के स्टिकर काटे, क्योंकि उसने नीचे से डिजाइनर ने मार्जिन छोड़ा, प्रिंटर को लगा कि शायद डिजाइन का हिस्सा है, तो भाई तुम पूछ लो प्रिंट पे डालने से पहले या कटिंग से पहले। अब वो कट चुके, मशीन कट है, अब वो सिंगल तो कट नहीं सकता, और इन लोगों का तो कुछ नहीं जाएगा, पैसा तो हमारा लगा है, पेन तो हमारी। अच्छा ये पेन हम क्लाइंट के लिए भी फील करते हैं, हम जब उनकी भी चीज़ें प्रिंटिंग पे भेजते हैं तो एक चीज़ को चेक करके भेजते हैं। तो मैंने ये किया इस केस में, मैंने लगवाए तो, बट फिर मैंने खुद भी लगाना सीखा। अगेन ये मैंने जो मेरी पीछे से प्रैक्टिस चलती आ रही है, आप कुछ भी कर रहे हैं ना, आपने खुद भी सीखना है। क्यों? अब मैं सिखा सकती हूँ किसी को। और देखिए बहुत सारी इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, जिस तरह अभी
फिजिकल प्रोडक्ट के अंदर भी जब आप जाते हैं तो आपको मतलब बेतहाशा से सैम्पलिंग 10 दफ़ा सैम्पलिंग फेल होती है। अब सिर्फ जैसा 10 मैं आपको दफ़ा? ऑफ कैमरा बता रहा था, वो सिर्फ सेंट 10 ज़्यादा दफ़ा? डल गया, ठीक है। अब आपका उसके ऊपर ओपिनियन कुछ और था, मेरा कुछ और था, जो कुछ लोगों से रिव्यू लिया उनका और है। अब इसको हमने कंक्लूजन की तरफ लेके जाना है ना, तो डेफिनेटली इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम ख़राब प्रोडक्ट उठा के भेजना शुरू कर दें, क्योंकि आपका ब्रांड लॉन्च होने से पहले ही बर्बाद हो जाएगा। तो इसमें भी बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं जो कि लोगों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। अब भी बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं पिछले 5 साल में, अगर आप देखें तो उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया है। दूर क्यों जाती हैं आयशा, आज आप खासतौर पे आपके फीमेल्स के जितने भी क्लॉथिंग के ब्रांड हैं, आज से 5-7 साल पीछे ये अपनी तौहीन समझते थे ऑनलाइन को। ये कहते अच्छा अब हम ऑनलाइन बेचेंगे। आज हर उस ब्रांड की आउटलेट आपको जो फिजिकल है उसका आपको ऑनलाइन प्रेजेंस मिलेगा, ज़्यादा स्ट्रांगली वहाँ पे स्पेंड किया जा रहा है। करोड़ों रुपया बजट है। एक अभी भी प्रॉब्लम हमें आता है, हमारे पास एक क्लाइंट आया था स्किन केयर का, क्योंकि हम खुद भी अब कर रहे हैं, मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस क्लाइंट्स के साथ रहा स्किन केयर के। क्लाइंट को लगता है कि अच्छा हमने पैकेजिंग पे लगा दिया, शूट पे लगा दिया, क्रिएटिव पे लगा दिया, अच्छा फिर लगाना है, तो भाई वो आपने हम पे नहीं लगाया। हम मतलब हमने भी मिलियंस में इन्वेस्ट किया अपने ब्रांड्स के ऊपर, ट्रू ठीक है, और वो स्टॉक डंप है अभी, जब तक वो नहीं बिकेगा वो हमने रखना है। बट वो इन्वेस्ट ना करते तो बेचेंगे क्या? वो प्रोडक्ट पे लगाया है, वो अपने एजेंसी पे नहीं लगाया। क्लाइंट को ये समझने की ज़रूरत है। अब अगला टाइम है जो सही सबर आजमाता है, हमारा भी आजमाया जा रहा है और क्लाइंट का भी वो होता है कि अब उस पर इन्वेस्ट करना है, उसके एड कैंपेन के ऊपर, और फिर उसको बेचना है। अच्छा, इसको थोड़ा सा दूसरी तरफ जाके देखें। ये प्रोडक्ट अगर हम किसी स्टोर पे रखवाएं, हमें इंडक्शन फ़ी देनी पड़ेगी, हमें वहाँ पे डिस्प्ले देना पड़ेगा, हम इसको बेचने के लिए देनी पड़ेगी, ठीक है, लड़की या कोई सेल बॉय या सेल गर्ल करना पड़ेगा, इन्वेस्ट होगा। तो उसी का 30% उठा के अगर आप डिजिटल पे लगा देंगे तो आपके घर बैठे चीज़ बिक जाएगी। और नेशन वाइड ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक छोटे से कुज्जे में बंद है आप, उस पर वही डेडिकेटेड कस्टमर जो आ रहे हैं बस वही है, यहाँ पे नहीं है। अच्छा आयशा, एक नया कट्टा खुल गया, आप भी उसको फेस कर रही होंगी, हम भी फेस कर रहे हैं। कौन सा वाला? मैं बताता हूँ। मैंने तो काफ़ी हद तक मैंने तो उसको क्रैक कर लिया कोड। ये जो 30% अभी आपकी एड स्पेंड के ऊपर लग गया है, टैक्स लग गया है। फिर मुझे बताइएगा कैसे कंट्रोल किया है? वो ऑफ कैमरा बताऊंगा। देखिए, क्योंकि 30% टू बी ऑनेस्ट बिजनेस में मार्जिन नहीं होता। 30% अगर आपने टैक्स दे देना है तो आपकी प्राइस इनसेन हो जाएगी, ठीक है। अब उसी में फॉर एग्जांपल जैसा मेरे पास उसका मैंने सोल्यूशन निकाल लिया है, आपके पास लेट्स से अभी नहीं है, तो हम दोनों एक ही रो में compete कर रहे हैं ना, तो आप तो बिजनेस से वैसे ही आउट हो गई, ऑब्वियसली एक टाइम के बाद एग्जॉस्ट हो जाएंगे। एग्जैक्टली। तो इसका भी डेफिनेटली एक नया गवर्नमेंट के से अलग चैलेंजेस चल रहे हैं, ठीक है। तो उसको आपका भी तो कुछ हुआ एक्सपीरियंस? नहीं, मेरा नहीं हुआ अभी। वेरी फ्रैंकली मैं तो खुद आपके वाले डॉलर्स पे आना चाह रही हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की जो वेरी फ्रैंकली इंडस्ट्री की, आईटी इंडस्ट्री के हालात चल रहे हैं, कस्टमर स्पेंड नहीं करना चाह रहा। कस्टमर को लगता है अच्छा ठीक है, एजेंसी को देने से बेहतर है खुद ही 2 बंदे बिठा लो। हाँ बिल्कुल, और ये सबसे बड़ा डिजास्टर है बाय द वे। मेरे आसपास हो रहा है कुछ लोगों का, और हम बैक एंड पे बैठ के ये बात कर रहे थे, अच्छा 3 महीने बाद इधर ही आना है ना। एक चीज़ इसमें और बताइए, क्या आपको लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग का 1 या 2 बच्चा रख लेने से आप एक ब्रांड खड़ा कर लेंगे? क्या इसमें सिर्फ 2 ही लोगों की जरूरत होती है? अगर 2 लोग करते हैं तो मेरा भी ब्रांड मैनेज कर दे, मेरे 2 ब्रांड्स हैं। मैं छोड़ देती हूँ काम, आप करें, हमें कोई टेंशन नहीं है सर दर्द पालने की। क्यों पाले? क्योंकि इसमें देखिए, एड चलाने वाला बंदा और है, क्रिएटिव्स बनाने वाला बंदा और है, आपकी जो कॉपी राइटिंग है सारी, ये कंटेंट जो लिखा जा रहा है वो कोई और लिख रहा है, इसके अलावा जो उसकी स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा है, ठीक है, उसको परफॉर्मेंस मार्केटियर हम कहते हैं। पूरे पाकिस्तान में हर बंदा क्लेम कर रहा है परफॉर्मेंस मार्केटियर हूँ। परफॉर्मेंस मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, मैंने 10 लोगों से पूछा। हाँ, मैंने 10 लोगों से पूछा यार परफॉर्मेंस मार्केटियर क्या होता है और डिजिटल मार्केटियर क्या होता है। वही जो ऐड चलाता है, सर पकड़ के बैठ जाता हूँ। पूरे पाकिस्तान में चंद उंगलियों पे गिन सकते हैं आप सर्टिफाइड है। अक्सर पूछिएगा अगर नेक्स्ट किसी का इंटरव्यू करें कि सोशल मीडिया मार्केटियर और सोशल मीडिया मैनेजर में क्या डिफरेंस है, कि भी नहीं पता होगा। बिल्कुल, वो ये कहते हैं बस पोस्ट लगा दी बस, ठीक है, खत्म, मैं लाते हैं, काम हो गया, ठीक है। पता है इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? डिपेंड करता है कि आपने करना क्या अपने ब्रांड के साथ। दिहाड़ी लगानी है तो फिर आप दिहाड़ी लगाएं, बट अगर अपने ब्रांड बनना है ना तो फिर मैं 2 बंदों के हाथ में अपना ब्रांड नहीं दूंगी। ट्रू। और एजेंसी में एक और मिसकंसेप्शन है क्लाइंट्स को, वो ये समझते हैं कि यार ठीक है इनके लिए तो जस्ट अ क्लाइंट। भाई एक चीज़ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, जिस तरह आपका ब्रांड है ना, वैसे ही आप हमारे लिए एक ब्रांड है, ठीक है। कोई भी सेंसिबल एजेंसी ओनर ये कभी नहीं चाहेगा कि वो एवरी सिंगल डे एक न्यू क्लाइंट हंट करने जाए, क्योंकि इनिशियली जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है वो राउंड ऑफ मीटिंग्स चलती हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, आप एक प्रोसेस डेवलप करते हैं, उसके बाद जाके आप एक ऐसे स्टेज पे पहुंचते हैं जहाँ पे आप जेलअप होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं एक दूसरे के साथ। क्या रोज़ करेंगे वो अपने क्लाइंट? तो फिर आप अपने ब्रांड के साथ ज्यादती करते हैं। ठीक है, मैंने इनिशियली अपने ब्रांड की चीज़ों को, कुछ क्रिएटिव की चीज़ों को आउटसोर्स किया। हमारे पास वर्कलोड ज़्यादा था,
मुझे लगा इस वक्त हायरिंग करने से बेहतर है कि हम इनिशियल वर्क करवा लें, उसके बाद अपनी टीम को नॉर्मल करके दे देंगे। जब मैंने आउटसोर्स किया तो मुझे लगा मैंने बहुत बड़ा डिज़ास्टर कर दिया, क्योंकि जो मैं चाह रही थी, अब क्योंकि जब ब्रांड है ना तो ब्रांड को बताना नहीं पड़ता मैं ब्रांड हूँ, उसकी पोस्ट या कुछ भी दिखे ना पता चल जाता है, मतलब ये अच्छा ये गुल अहमद का ऐड है या ये खाड़ी का ये फलाने का है, बगैर लोगो देखे। अब स्पेसिफिकली गुल अहमद की बात करें तो अक्सर, अब क्योंकि मेरी आदत है तो मैं बोर्ड्स रीड करती हूँ, मैसेजेस उनके, क्रिएटिव्स उनके, कलर्स। मैं मॉल जाऊँगी तो लोग शॉपिंग कर रहे होते हैं, फैमिली, तो मैं बोर्ड्स पढ़ रही होती हूँ कि कौन क्या कर रहा है, कलर स्कीम, उन चीज़ों को देख रही होती। गुल अहमद का फॉन्ट स्पेसिफिक है, उनके कलर स्पेसिफिक है। मैं लोगों बाद में देखती हूँ, मुझे आइडेंटिफाई कर लेती हूँ, एक्चुअली वही होता है। उन्होंने मेहनत की है खुद पे, वो ब्रांड है, ठीक है, बेशुमार, क्योंकि गुल अहमद बेडिंग में भी है, कपड़ों में भी है, हर चीज़ में है। उन्हीं की निश के बहुत सारे ऑनलाइन फिर रहे हैं। 36,000 है, नहीं पता, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही हो सकता है प्राइस भी अच्छी हो, मे भी क्वालिटी भी अच्छी हो, बट क्योंकि वो दिहाड़ी लगा रहे हैं, उनको स्टॉक खत्म हो गया, हो सकता है अगली दफ़ा कोई और चीज़ का कंटेनर मंगवा लें। देखिए प्राइवेट लेबल जो है ना, इट्स नॉट अ दिहाड़ी एट ऑल, इट इज़ अ लॉन्ग टर्म तो जर्नी। ये समझने की ज़रूरत है। इट इज़ अ जर्नी वेयर यू एक्चुअली नीड अ पेशेंस। हमारे यहाँ लोकल मार्केट में ना बहुत बड़ा एक चंक है जो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली बाप दादा के पैसे लेके बने बनाए सेटअप में आके बैठ गए हैं। चाइना से मंगवाना अब कुछ भी मुश्किल नहीं है, मंगवा लिया। अब उनको ना ओवरनाइट ब्रांड बनाना है, तो भाई फिर आप ना खुद बना लें। ओवरनाइट ब्रांड नहीं बनता तो 5 महीने में हमारा भी बन चुका होता। हम भी स्ट्रगल करें, मुझे पता है 1 साल के बाद मेरा ब्रांड कहीं स्टैंड आउट करना स्टार्ट करेगा। आपको विजिबिलिटी देनी है, आपको अवेयरनेस पे काम करना है। बेचने पे तो हम गए नहीं अभी तक, हम तो सिर्फ याद करवा रहे हैं लोगों को। विजुअली आपकी ब्रांड कॉल होनी चाहिए, आपका कलर देखे, आपकी कम्युनिकेशन, ब्रांड की कम्युनिकेशन होती है, वो आप नहीं कर सकते। आप वो सिर्फ 2 ऐड लगा के, 2 बच्चों को बिठा के कैनवा पे पोस्ट बनाई, ऐड तो लगा लिया और आप ब्रांड बन गए, तो माजरत के साथ आप ब्रांड नहीं है। अच्छा, रातों रात कुछ ब्रांड बने भी हैं, बट इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको उस पे। अनफॉर्चुनेटली उनके साथ हुआ क्या, क्योंकि अभी देखिए हम जो जहाँ पे हम डिजिटल की बात करें, इस डिजिटल में एक और नई थोड़ी सी जिद्दत जिस चीज़ ने पकड़ी वो है इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर्स ने क्या किया, अब फॉर एग्जांपल जिस तरह लाहौर में अगर बात करें तो खाबे के अलावा हमारे पास अनफॉर्चुनेटली रहा ही कुछ नहीं है। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स ऐसे हुए कि उनको इन्फ्लुएंसर्स ने शॉट आउट दिया। शॉट आउट की वजह से हुआ क्या, वहाँ पे 500,000 लोगों की लाइन लग गई। अब वहाँ पे जो स्मार्ट ब्रांड ऑनर थे ना, जिन्होंने वाकई एक लॉन्ग टर्म अपने आप को एक ब्रांड देखा हुआ था, उन्होंने पहले से तैयारी पकड़ी हुई थी। उन्होंने क्या किया कि इस जितना ही इन्फ्लुएंस आया ना, उसको बड़े स्मार्टली हैंडल किया, और वो पहले दिन से लेके आज तक उनकी लाइनें उतनी ही लंबी चल रही हैं। वो एक ब्रांच से 10 ब्रांचें बन गए हैं, क्वालिटी मेंटेन करके चल रहे हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन कर रहे हैं। हाँ, क्वालिटी। कुछ ब्रांड्स ने गलती क्या की, उन्होंने ये ले तो ली, देखे देखे किसी की, उन्होंने शाउट आउट ले लिया, इन्फ्लुएंस आ गया, अब वहाँ पे आवाम खज्जल हो रही है, पता ही कुछ नहीं है, ना क्वालिटी का पता ना कुछ। अच्छा, फिर कुछ उनको बोल देंगे क्वालिटी का, और जी देखिए आपके सामने रश था। भाई रश आपने लगवाया ना, या तो आप बोलेंगे यार ठीक है माजरत हमसे रश हो गया है, आज आपको जो है ना हम 100 रुपये वाली चीज़ 50 रुपये में दे रहे हैं, क्योंकि गलती हमारी है, वो भी नहीं करना। आपने 50 वाली चीज़ जो है 100 वाली चीज़ को 110 कर देना, 2 दिन बाद रश के ऊपर या क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करते जाना है। देखिए ब्रांड की मैं समझती हूँ कि जो पहला बाइबल होनी चाहिए ना, उसमें पहला रूल ये होना चाहिए आपकी क्वालिटी। हाँ, और कंसिस्टेंसी। डेफिनेटली, ठीक है। बिना क्वालिटी के आप डिमांड एक्सपेक्ट करें कि हम ब्रांड बना लेंगे तो फिर हम नहीं बना सकते। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, सो वो अगर एक है रियलिस्टिक आयशा आपके नज़दीक क्या टाइमलाइन है एक ब्रांड को, थोड़ा सा अपनी होता है ना अंडे से चूजा निकलता है, गर्दन बाहर निकालता है, वो गर्दन बाहर निकलने तक का क्या टाइम है? देखिए जहाँ 4 लोग आपके बारे में बात करना शुरू करते हैं। डिपेंड्स कि अगर हम अपने फाइनेंशियल्स को सामने रखें, बहुत मैटर करता है कि आप ब्रांड जब लॉन्च हर चीज़ ओके है, एक रियलिस्टिक टाइम विद इन ईयर आप स्टैंड आउट करते हो, ठीक है, आप 3 से 6 महीने में दिखने लगते हैं। ठीक है, आप उन चीज़ों पे जो रूल्स हैं जिनको करने की ज़रूरत है, मतलब हम जब क्लाइंट्स को, डिपेंड करता है क्लाइंट टू क्लाइंट, जब कंसल्टेंसी भी दे रहे होते हैं तो क्लाइंट कहता है अच्छा जी मेरे पास इतने पैसे हैं और मुझे एग्रेसिव करना है तो फिर हमें मज़ा आता है काम करने का, फिर आपको बाउंड नहीं करता, ठीक है, बस आपने इतने ही लगाने हैं, इससे आपने बाहर नहीं जाना। फिर वो आपको जब गो हेड दे दिया कि आपने जो मर्ज़ी करें, जैसे मर्ज़ी करें, फिर हम अच्छे शूट्स भी करवाएंगे, हम उसको अच्छे से पेनिट्रेट भी करेंगे मार्केट में, उनकी एड कैंपेन्स भी अच्छी चलाएंगे, तो कोई आप क्यों नहीं दिखेंगे। अब आप हर प्लेटफॉर्म पे, हर ऐप पे क्लाइंट को नज़र आएंगे, इतना अग्रेसिवली नज़र आएंगे, तो क्लाइंट अल्टीमेटली आपको जाके ट्राई करेगा। बिल्कुल सही है। हाँ, उसके बाद अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है
तो फिर आपका रिपीट कस्टमर आएगा। वो अचीवमेंट है जब हम अपना कस्टमर रिपीट लेते हैं। बिल्कुल सही। कस्टमर रिटर्न आता है तो इट मीन्स कि यस आपने यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, राइट। ठीक है, अगर कस्टमर ड्रॉप हो रहा है तो फिर कहीं तो गलती की है, फिर आपने दिखा ज़्यादा दिया, हाइप ज़्यादा क्रिएट कर दी, बट जो असल करने का काम था वो तो किया नहीं। इस वक्त क्योंकि मैं तो अभी पाकिस्तान में एड्स बहुत कम रन करता हूँ, आपके तजर्बे के मुताबिक, क्योंकि पिछले ज़ाहिर है 2-3 साल में कंपटीशन का एक पूरा फ्लड आया है, इस वक्त ऑर्डर एक्विजिशन कॉस्ट क्या चल रही है ऑन एन एवरेज विदाउट कंसीडरिंग डॉलर की वजह से ऑलमोस्ट डबल, शायद ट्रिपल भी हो गई है। ठीक है। ठीक है, और अब क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे वहाँ जाते हैं कि PKR कहीं नहीं स्टैंड करता, तो जो कस्टमर उस पर चलाते थे वो कहते थे जी पहले ऑर्डर तो 300 का आता था, अब 700 का क्यों है, इतना CPC क्यों बढ़ गया। इस दफ़ा नहीं आया डॉलर। अभी वो मैं बोल रही थी ना। हाँ। तो ये एक रीज़न है, और ठीक है। इसमें ऑब्वियसली फिर हम एवरेज क्या चल रहा है अभी? 700-800 चल रहा है पर ऑर्डर एक्विजिशन Average। कॉस्ट। हाँ, और कोशिश- लीड कॉस्ट क्या चल रही है? कन्वर्जन तो बहुत ख़राब हो गई है। हम्म, ठीक है, बट अगेन वो भी 500 के आसपास। अगेन मैं फिगर नहीं देना चाहूँगी इसको, हम ये वेरी करता है हाँ, प्रोडक्ट industry टू प्रोडक्ट टू इंडस्ट्री टू बिल्कुल ऐसे इंडस्ट्री ही है, वेरी audience करता to है। audience भी in fact। करेक्ट, तो इसलिए कोई भी फिगर देना करेक्ट नहीं होगा। और क्या ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है? क्योंकि अब बाहर तो अगर देखा जाए तो गूगल और इंस्टा बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, इवन अब टिकटॉक इसको लीड कर रही है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे मैंने सुना है फेसबुक बहुत अच्छा चलता है यहाँ पे compared to अभी भी कस्टमर भी Google। कहता नहीं हमें फेसबुक पे ही चलाना है। ठीक है। ठीक है, और बट अब क्योंकि पाकिस्तान में शॉप नहीं बन रही टिकटॉक के ऊपर, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर पाकिस्तान में टिकटॉक शॉप ऑपरेट होना शुरू हो जाती है तो फेसबुक को शायद टफ टाइम मिले। नहीं, शॉप एक और चीज़ है, ऐड की बात करें ना आप। ऐड चलवानी हो तो मुझसे बात कर लीजिएगा, मैं चला दूंगा आपको, और सस्ते में चला दूंगा। ठीक है। शॉप तो है ही नहीं ना, शॉप तो इनफैक्ट बहुत सारी कंट्रीज में नहीं है। ऐड भी पाकिस्तान में नहीं चलती टिकटॉक की। ठीक है, तो उसके लिए भी यू नीड अ स्पेशल अप्रूवल। हाँ, क्योंकि हम अपने ब्रांड के ऊपर इसके ऊपर काम कर रहे थे। ठीक है। सो क्योंकि मैं खुद कर रही थी, मतलब अब कोई नई चीज़ आती है तो मैं खुद एक्सपेरिमेंट करती हूँ। ठीक है। तो उसमें मुझे फिर जो चैलेंजेस आए तो इसलिए मैं उसके ऊपर कुछ वर्किंग कर रही हूँ, वो आफ्टर द पॉडकास्ट डिस्कस ज़रूरत नहीं करेंगे। है, आपको टेबल पे सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। That's great। अच्छा, इस पे अभी लास्ट पे मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा रिसोर्सेज के ऊपर। ठीक है। पाकिस्तान के अंदर पिछले कोई अगर हम 1.5 साल की बात करें तो एक नई वेव आई है, इसमें बहुत सारा रोल मोटिवेशनल स्पीकर्स, या जो जिस तरह आपने दिहाड़ीबाज की बात की, जो कह ले के वो फसली बटेरे नहीं जिसको कहते हैं, बहुत सारे फसली बटेरे भी आए सिर्फ ऐसे वाटर टेस्ट करने के लिए। उन्होंने डोमेन को बड़ा, हर डोमेन को, ना सिर्फ हमारी, चाहे वो आपकी अमेजोन हो, ई कॉमर्स पूरा हो, या आपकी डिजिटल की डोमेन हो, इवन आईटी के अंदर ये प्रॉब्लम्स आई हैं। इवन बहुत सारी जो हमारी रवायती जॉब्स थी उनके अंदर ये इश्यूज आए हैं कि बच्चों ने ओवरनाइट स्विच किए हैं। अब एक इवन डॉक्टर जो है वो ई कॉमर्स कर रहा है, एक थेरेपिस्ट जो है वो ई कॉमर्स कर रहा है, एक इंजीनियर जो है वो ई कॉमर्स में आया है, आईटी प्रोफेशनल छोड़ के ई कॉमर्स में आए, बिकॉज वो सबको लगा कि यार डॉलर्स अच्छे खासे आते हैं, सबकी इस तरह स्क्रीन फ्लैश होती है, वो हुई भी है, हो भी रही है। लेकिन क्या ये एक राइट डिसीजन है कि एक प्रोफेशनल, देखिए एक नॉर्मल बंदा ना वेला फिर रहा है, पान सिगरेट खा रहा है, वो अगर आ रहा है तो समझ लगती है कि चलो यार पहले ही वेला था, किसी काम लग गया है, चलो कुछ तो कमाएगा। अब एक प्रोफेशनल जिसने अपनी ज़िंदगी के 8-10 साल लगा के 5 साल में डिग्री ली, 5-7 साल उसने मेहनत करके कहीं एक स्टेज पे पहुंचा, वो सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ शॉर्ट टर्म मनी ही और शी इज स्विचिंग द जॉब। अच्छा, इसमें 2 सिचुएशंस हैं। मतलब मैं कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स को जानती हूँ जो 6-8 साल से इंडस्ट्री से रिलेटेड थे। इस वक्त पाकिस्तान की जो हालात है ना, पाकिस्तान जिस सिचुएशन में है बहुत वर्स्ट है, अल्लाह ताला रहम करे इस सरजमीन पे। जॉबलेस बैठे हुए हैं, सालों से जॉबलेस बैठे हैं। ठीक है, या फिर सैलरीज नहीं मिल रही टाइम पे, किचन तो चलाने हैं, ठीक है, फैमिलीज मामला तो नहीं रुकते, अब गर्मी चल रही है, एसी और चीज़ें हैं, बिल्स कितने आ रहे हैं। तो इस सिचुएशन में अगर कोई भी अपने सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए जाता है तो विच इज़ गुड। नहीं, सेकंड के लिए तो आई एग्री, लेकिन जो आपने बात की कि घर में बेरोजगार बैठे हैं, इसमें आप समझते हैं कि मेजर कंट्रीब्यूशन मार्केट की है? मैं ये समझता हूँ मेजर कंट्रीब्यूशन रिसोर्सेज की है, माइनर मार्केट की है। देखिए इसी मार्केट में जहाँ पे आप बेरोजगार बैठे हैं, उसी मार्केट में हम पावाज़े बुलंद नारे लगा रहे हैं, गले सूख गए हमारे भाई, हमें रिसोर्स नहीं मिल रहा। अच्छा, इस वक्त भी आज जिस डेट पे हम पॉडकास्ट कर रहे हैं ना, 7 इंडीड के ऊपर मेरी जॉब्स लगी हुई हैं इस वक्त। मसला है हमने ना घर वेले बैठ के सोते रहना है, बट हमने ना जाके थोड़ी मेहनत करके एफर्ट लगा के कुछ सीखना नहीं है। क्योंकि देखें आप, ठीक है फारिग बैठे कुछ नहीं है तो कम पैसों पे एटलीस्ट काम तो ज्वाइन करो। खाली बैठ के आप नेगेटिव थॉट्स में जाएंगे, नेगेटिव होंगे, आपका माइंडसेट हो जाता है इंसान। वैसे ही हमारे एनवायरनमेंट में बड़ा डिप्रेशन इस वक्त चल रहा है, हम दूसरों को देखते हैं और डिप्रेशन होता है, तो ऐसे में आप खाली बैठेंगे तो फिर आप अपने आप को और ख़राब करेंगे। बिल्कुल सही। So, मेरा एक माइंडसेट होता है, मैंने अपने करियर में
15 सालों में कभी छुट्टी नहीं की। क्या बात है। मैंने कभी जॉब छोड़ के मतलब गैप नहीं लिया, सीवी में एक दिन का भी गैप नहीं है। सही। क्यों? तो फिर आपको जॉब नहीं मिलेगी क्या? क्यों नहीं मिलेगी? तो यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपने जो बात की ना कि तो बच्चे घर बैठे हैं, ये वो माइंडसेट तो है, वो तो फिर बच्चों का कसूर हुआ ना। डेफिनेटली। और उन बच्चों से ज्यादा वालदैन का भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा वालदैन को भी बच्चे होल्ड आजकल करना कौन होगा। सी वालदैन की सुनते हैं? सर 2 दिन रोटी रोको ना ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਪਾਨ ਦੇ पैसे, पेट्रोल ਦੇ पैसे दोगे तो उन्होंने की मैंगो काम करना है। मेन चीज तो ये है कि आप भाई उनकी अब अच्छा, यहाँ पे ना मुझे हम बीइंग अ पाकिस्तानी कौम ना यूरोप को बड़ा फॉलो करते हैं। हाँ, यूरोप को ये फॉलो नहीं करते कि 16 साल या 18 साल के बाद वो बच्चे को कहते हैं जाओ जाके अपना इंडिपेंडेंट हो जाओ। करो बिल्कुल। अच्छा, इंडिपेंडेंट वो सिर्फ हमने क्या याद रखा जो हमारे मतलब का इंडिपेंडेंट वाला पार्ट था, ये भूल गए कि वो जाके अपना पढ़ने के बाद शिफ्ट लगा के काम करके अर्न करते हैं और फिर वीकेंड पर अपने कमाए हुए पैसों से पार्टी करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे बताएं, हम 22 साल की एज तक कई बच्चे, बहुत सारे नहीं बट एक चंक है जो 22-24 तक स्पून फीडिंग कर रहे होते हैं। मैं सदके जमा मेरा बच्चा काम करेगा। हाँ। इस स्टेटमेंट ने, इस एडी घर में जाके काम करना है, इस सेंटेंस ने ना बच्चे को संग लगा दिया है। एडी घर में जो काम करना है ना, चल रहने दे, तू एसी टी सुता रहा है या चाय पी ले, चल मैं पराठा और नाश्ता तो आप करते हैं ना, फिर गोद में बिठा के रखें, ऐसे बच्चे कभी काम नहीं करेंगे। आजकल तो मतलब जितना टाइम, जिस तरह का टफ टाइम चल रहा है, लड़कियों को भी मतलब टिकटॉक पे आपके पास टाइम है, कुछ प्रोडक्टिव कर लो। मतलब वो किसी का देख रही थी कि क्या कंटेंट बन रहा है, गाना चल रहा है, कोई वॉक करता हुआ आ रहा है, वो बात तो ठीक है, ये क्या कंटेंट है? इस कंटेंट में मैंने एक दिन अपने रूम से निकली, वज़ू करने जा रही थी तो मैंने देखा किचन में ना, ऑफिस के किचन में ड्राइवर और वो बैठे हुए हैं तो पंखा बंद है। मैं कहा पंखा चला लो, पंखा क्यों बंद किया हुआ है? तो कहते मैडम वो टिकटॉक देख रहे हैं, आवाज़ नहीं आती। और सर जोड़ के बैठे होंगे। मैं कहा ठीक है, मतलब उनकी मैंने शक्लें देखी, उनकी उम्रें देखी और मैं कहा ये हमारी कौम कर रही है। कल रात का मैं आपको वाकया सुनाता हूँ। कोई 11:15 का टाइम था, तो मैं और वाइफ ना रात को अक्सर वॉक कर रहे होते हैं, तो वॉक के बाद ना मैंने कहा चलें थोड़ा फल ले आते हैं। अब दिन में गर्मी बड़ी होती, तो मैं वहाँ से हम लोग ने एक जगह से गुजर रहे, तो वहाँ पे बाहर ही चारपाई पे एक बुजुर्ग अपेरेंटली लग रहा था कि कम से कम 70-80 एज होगी उनकी, तो अपने घर के बाहर ही उन्होंने चारपाई बिछाई हुई, आराम से मस्त होकर उस चारपाई पे वो लेटे हुए और आंखों के आगे यूं करके ना उन्होंने फ़ोन किया हुआ। अब वाइफ की अचानक नज़र पड़ी तो वाइफ हंस पड़ी। मैंने कहा क्या हुआ है? कहती हो देखें बाबे की कब्र में टांगे और टिकटॉक देख रहा है डांस देख रहा है टिकटॉक के ऊपर। ये रात के 11:15 बजे का टाइम है, तो मतलब पूरा मुआशरा हमारा टिकटॉक के डांस पे लग गया हुआ है, तो फिर वो बनेगा भी वही कंटेंट जो देखा जाएगा। मैं पढ़ी थी कि मेरी क्लाइंट से बात हो रही थी लास्ट वीक ना, यूके का था, तो उनको एक ऐप लॉन्च करनी थी, तो जो मतलब मैं डॉलर आप भी देखने शुरू कर रही है, क्यों ना देखे। तो कहते जी हमें एक ऐप लॉन्च करनी है, तो कैसे करेंगे, हमें प्लान चाहिए। मैं कहा आपकी ऐप का पर्पस क्या है, मुझे पर्पस बताएं, मैं आपको स्ट्रेटजी दे दूंगी। ठीक है। तो अच्छा मज़े की बात है, पाकिस्तानी से ना मुझे बस लॉन्च करनी, मैंने ऐप बना दी। मैं कहा भाई कुछ सोच के बनाई होगी ना, तुम ये बताओ कि तुमने बनाई क्यों, तुमने क्या करना है। जैसे हर ऐप का एक पर्पस है, बिल्कुल। फेसबुक की ऑडियंस डिफाइन है, इंस्टा के ऊपर डिफाइन है, ट्विटर की डिफाइन है, टिकटॉक है टाइम पास डिफाइन है, आपका क्या है? तो इसमें हमारे काम की बात ये थी कि टिकटॉक टाइम पास के लिए और सारी कॉम इस वक्त टाइम पास कर रही है, एंड ओनली फॉर पाकिस्तानी बाय द वे। हाँ ठीक है, इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टिकटॉक इज़ गिविंग सच एन अमेजिंग रिजल्ट्स फॉर द बिजनेस ओनर्स। हमारे पास इस वक्त इवन यूके और यूएस के अंदर जितने बेस्ट कैंपेन टिकटॉक पे परफॉर्म कर रही है, गूगल पे भी नहीं कर रही, वेरी नाइस, बिंग पे नहीं कर रही, इंस्टा पे नहीं कर रही, और सबसे सस्ती ट्रैफिक अभी तक। ठीक है, और मल्टीपल ऑप्शंस। बात ये है ना कि डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ को कैसे यूज़ करते हैं। हर चीज़ के बेनिफिट्स भी हैं, हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, बट हम वो लोग हैं शायद, हम ना पहले उसका एक्स्ट्रा वो देखते हैं, चाहे इसका मिस यूज़ क्या हो सकता है, उनमें से शायद 2-3% लोग निकलते हैं जो उससे बेनिफिट लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही अच्छे से यूज़ करें ना। अभी जिसका कल मेरी टीम ने मेरा टिकटॉक का चैनल जो है मोनेटाइज करके दिया पाकिस्तान से बैठ के। पाकिस्तान से टिकटॉक मोनेटाइज नहीं होता, बट हमें हंगर थी, हमने उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। देखिए आप यूट्यूब के ऊपर हम कंटेंट देखते हैं, आपके थोड़े इंटेलेक्चुअल टाइप के पॉडकास्ट या कंटेंट होता है, उनके ऊपर व्यूज रीच ही नहीं आ रही। ठीक है, सही है। आप व्लॉगिंग दिखा रहे हैं, लोगों के घर की रूटीन देख रहे हैं, वो कब उठते हैं, कब सोते हैं, क्या खाते हैं, क्या पी रहे हैं, कौन लोग हैं वो, हम क्यों देख रहे हैं उनको, बट वो मिलियंस में व्यूज ले रहे हैं। वही बाबा है जो रात को 11:15 बजे लेट के देखता है। तो जिस मतलब ये
एक्चुअली एक टेंशन वाली बात भी है कि हम कहाँ जा रहे हैं, सोसाइटी कहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल हम कहाँ जा रहे हैं। मतलब हम, मुझे ना बड़े लोगों ने कहा जब मैंने अपना पॉडकास्ट स्टार्ट किया, मैं आप ना कुछ व्लॉगिंग करें, कोई ऐसे लोगों को बुलाएं। मैंने कहा मैं एक स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए कंटेंट बना रही हूँ, व्यूज़ आते हैं नहीं आते मेरे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इससे मतलब मुझे अर्न तो करना ही नहीं है। अगेन मेरा इसमें भी पर्पस कमाना नहीं है। ठीक है, यूट्यूब से कुछ आएगा वो फिर मेरा बोनस होगा। बिल्कुल सही। ठीक है, ये मेरी वीकेंड की एक्टिविटी होती है। मेरे पास टाइम था वीकेंड पे, मैं फ्री हूँ। मेरे ऐसे कि आप बिला वजह उसको टाइम को वेस्ट करें, मुझे लगा एक प्रोडक्टिव है। ठीक है, 2 रिकॉर्डिंग्स कर ले, मज़ा आता है, अच्छा टाइम पास हो जाता है। लेकिन महंगा शौक नहीं पाल लिया आपने मेरी तरह। शौक ज़रा महंगे ही होने चाहिए। अच्छा, क्या बात है, क्या भाई, कमाई इतनी हो गई, शौक महंगे भी हो गए। हाँ, महंगा लगे ही ना। महंगा लगे ही ना। हाँ। अच्छा, एक नई दौड़ जो है हमारे यंगस्टर के अंदर इस वक्त जो है ना वो जन्म लिया उसने। मैक्सिमम बच्चा जो इस वक्त बेरोज़गार है ना, वो सिर्फ उसमें जो, अगर आप कुछ लोगों के साथ बैठेंगी ना, गपशप करेंगी, तो आपको एक कॉमन स्टेटमेंट नज़र आएगी। वो इस वजह से वेला बैठा हुआ है, यहाँ पे मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं बाहर जाऊँगा। फिर क्या करना जाके? ये सवाल तो उनको नहीं पता ना इसका जवाब पता ना ये सवाल उनके ज़हन में, मैं बाहर जाऊँगा, बाहर जाके मैं डॉलर कमाऊँगा, दिरहम कमाऊँगा, रियाल कमा लूँगा, यूरोप जाना है सबको। अच्छा, एक सवाल मैं बच्चों से करती हूँ अक्सर, और मैं करना भी चाहूँगी आपके पॉडकास्ट के थ्रू भी। बाहर जाना अच्छी बात है, जाएं, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, हम रोक नहीं सकते। पाकिस्तान में ठीक है, फ्यूचर नहीं है, समझ में आता है, जाएं। बाहर जाके सबसे मेजर चीज़ जो है ना, जो वो कौमें तरक्की कर रही हैं, अपनी डिसिप्लिन की वजह से कर रही हैं। हम यहाँ पे मैं रेगुलर एम्प्लॉयज़ की बात नहीं करूँगी, हम इंटर्न्स की बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि एक बैच स्पेसिफिक समर्स में आता है, उनकी मजबूरी है 6 वीक्स की इंटर्नशिप करनी है उनको अपनी डिग्री के लिए, तो वो उनकी मजबूरी है कि उनको 6 हफ्ते हमारे पास स्पेंड करने हैं, रिपोर्ट लेके जाना है, तो आगे डिग्री प्रोसीड होगी। मैं कहती हूँ, मैं जब जॉब करती थी ना, मुझे बड़ा बुरा लगता था कोई मुझे ऑर्डर देता था, ये बचपन से था मेरे, वो एक बिल्ट इन होता है, आपकी पर्सनैलिटी होती है। कुछ लोग मतलब मेरा वे टॉक ऐसा है कि लोग जो मुझे नहीं जानता ना, मुझे पहली दफ़ा मिलेगा वो डर जाते हैं। अच्छा, उनका कसूर नहीं है, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है, मुझे आदत है, ये मैं शुरू से ही ऐसी हूँ। बट जो मुझे जानते हैं उनको पता है ये ऐसी है, ये ऐसे ही बोलती है। अच्छा, मैं 8 से 15 साल पहले ऐसी थी कि जाके 4-4 घंटे भी वेट करती थी, क्योंकि मुझे काम सीखना था। आप अगर मैं कहीं 1 घंटा लेट पहुंची हूँ पॉडकास्ट के लिए मर्जी आपकी। तो वैसे तो मैंने जान के नहीं किया, लेकिन एक टाइम के बाद अगर आप थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाने की कोशिश नहीं की तो जस्टिफाइड है। अब आपने बेचारे का देखा ना, गालिब का मुंह किस तरह बना हुआ था कि यार मुझे 1 घंटा किस चीज़ की सजा है मेरा क्या कसूर है। क्योंकि मैं आ रही थी मैंने भी यही कहा, मैं जी मैडम आ रही है, बस अब क्या कर सकते हैं। तो कुछ बन जाए, फिर एटीट्यूड दिखाए तो फिर मज़ा आता है। हाँ, लेकिन मज़े की बात है कि जब आप कुछ बन जाते हैं ना, फिर आपको ज़्यादा टाइम की वैल्यू होती है, अगले की भी और अपनी भी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वैसे मैं जान के लेट नहीं हुई थी ये जस्टिफिकेशन पूरा पाकिस्तान यही देता है। हम खाने की जो पे शादी पे भी ना रोटी खुलने से सिर्फ 5 मिनट पहले पहुंचते हैं, और अगर थोड़ा 5 मिनट की बजाय 10 मिनट लेट हो जाए, रोटी खत्म हो जाए, तो उस पर भी हम एतराज़ अगले पे करते हैं, तू लेट मैं जाती नहीं शादियों में, इसलिए मैं बहुत कम जाती हूँ। बिल्कुल सही है। लास्ट पे आयशा, कोई मैसेज देना चाहिए यंग बच्चों को खास तौर पे, क्योंकि देखिए हम जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो कोशिश कर रहे हैं कि कोई इस मुल्क के लिए कुछ कर सके, अपने लिए कुछ कर सकें, सिस्टम ऐसा ही है, ऐसे ही रहना है, ऐसे ही चलते रहना है। ये मसले मसाइल विद द पैसेज ऑफ टाइम अल्लाह करे रिजॉल्व हो जाए, बट अपेरेंटली ये लग रहा है कि और ज़्यादा होंगे। इस सारे एक पूरा जो एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट बना हुआ है, इसके अंदर डेफिनेटली हमने कहीं ना कहीं अपने लिए होप खुद पैदा करनी है। ठीक है, किसी ने आके हमें स्पून फीड नहीं करना। 2 मैसेज यहाँ पे देने हैं आपने। एक उन पेरेंट्स को जो अपने बच्चों को 25 साल तक मैं सदके जाऊँ उन्हें धुप लगेगी उनको, और दूसरा जो बच्चा इस वक्त ये कह रहा है कि मैं बेरोज़गार बैठा हूँ, और ख़ास तौर पे इस सिचुएशन में जबकि हम ग्लोबल सिटीज़न हैं। इसके ऊपर आजकल मैंने बहुत बात करनी शुरू की हुई है, मैं डिफरेंट जगह पे इस पे सेशंस भी दे रहा हूँ कि वी आर नॉट ओनली अ पाकिस्तानी, वी आर अ ग्लोबल सिटीज़न। वी गॉट इंटरनेट एक्सेस, वी हैव फोन्स इन आवर हैंड, वी हैव लैपटॉप्स, वी कैन स्पीक इंटरनेशनल लैंग्वेज विच इज़ इंग्लिश। सो हम अभी पाकिस्तानी नहीं है, खाली पासपोर्ट ज़रूर हमारे पास पाकिस्तानी है, बट वी आर अ ग्लोबल सिटीज़न। नोबडी कैन स्टॉप अस फ्रॉम अर्निंग डॉलर, पाउंड, या जो भी आप अपने डिज़ायर करेंसी चाहते हैं। द ओनली थिंग विच कैन स्टॉप यू इज़ आपके अंदर की होप और विल। इस पे कोई लास्ट देखें, बहुत क्लियर है। हम ना, मैंने बात स्टार्ट भी इससे की थी, वी आर मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह। जब हम मुसलमान हैं और हम मुसलमान पैदा हो गए हैं, तो बीइंग अ मुस्लिम हमारा ईमान है, हमारा रिस्क, ज़िंदगी मौत हर चीज़ तय है। अल्लाह ताला ने कहा है अपने हिस्से की मेहनत करो,
मैं रिजल्ट दूंगा। बेशक। तो अब पाकिस्तान में बैठे हुए, हम भी पाकिस्तान में रह रहे हैं ना, हम बहुत पहले चाहे तो निकल सकते थे। मुझे भी मुझे कभी थॉट ही नहीं आई कि मैं पाकिस्तान से निकलूं। मुझे ऐसा लगता है अच्छा कोई मतलब मैं ये नहीं कहती कि कोई बहुत बड़ा बिजनेस तो हमारा नहीं है, हम कोई सेगल ग्रुप से तो है नहीं, किसी रेनाउन ख़ानदान के भी नहीं है, हम भी बहुत मेहनत करके ज़ीरो से यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत मेहनत है, 18-18 घंटे की एफर्ट्स हैं, कभी छुट्टी नहीं की, संडे नहीं किया, कोई ईद त्यौहार, कई दफ़ा ईद के दिन सुबह 4 बजे आप घर पहुँच रहे हो। प्रोडक्शंस किए हैं, आसान काम नहीं था, किया है। आज अगर हम कंफर्ट जोन में आके बैठे हैं, हम पूरा दिन एसी में बैठ रहे हैं, गाड़ियाँ हमारे पास हैं, तो हमने अर्न किया है, प्लेट में रख के नहीं मिला, या हमें किसी ने कोई सपोर्ट करके कोई फेवर्स लेके हमने नहीं किया, हमने अर्न किया है, अपना है। तो अपने हिस्से की आप मेहनत करें, अच्छी नीयत से करें, ठीक है। आप किसी के, मैंने भी जॉब की है, मुझे पता था, मुझे बड़ा बुरा लगता था, मुझे जॉब पे कोई ऑर्डर देता था, बुरा लगता था, बट मुझे इतना पता था कुछ अपना करने के लिए ना काम तो सीखना पड़ेगा। तो जब तक सीखने की ज़रूरत थी, मुझे लगता था कि हाँ बस मुझे यहाँ तक सीखना है, मैं सीखी। उसके बाद नीयत अच्छी थी, पता था, अल्लाह ताला ने रास्ते बनाए, अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल हो गए हैं बिजनेस को ऑन कर रही हूँ, उसमें कोविड भी आया, सब आया। अगर हम सर्वाइव कर रहे हैं तो अल्लाह ताला की ज़्यादा आपको करवा ये चीज़ है। तो हमें हमारी बच्चों को, हमारी यूथ को, हमारी जनरेशन को एक्चुअली अच्छी नीयत के साथ मेहनत करने की ज़रूरत है। इंटेंशंस प्योर रखें, भाई आप बाहर जाएँ, जिसको अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई ग्रोथ से कोई नहीं रोकता, बाहर जाके भी काम करना पड़ेगा, बिल्कुल ज़्यादा करना पड़ेगा। हम इंडियंस के साथ लोग काम करना चाहते हैं, बांग्लादेशियों के साथ काम करना चाहते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाते। गल्फ कंट्रीज़ में जाएं तो 3 कंट्रीज़ आती हैं लिस्ट में जो चीप सर्विसेज देती हैं, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश। अभी पिछले दिनों हमारी बात हो रही थी, दुबई के एक पाकिस्तानी थे जानने वाले, तो उनको कुछ काम था, तो उनका था कि मैं क्यों ना हम पाकिस्तानी के साथ काम करें। हमारे बिहेवियर्स हैं कि लोग हमारे साथ काम नहीं करना चाहते, वो ज़्यादा भी चार्ज करते हैं। इंडियन दिन रात लगाते हैं, वो ज़्यादा मेहनती हैं, हम मेहनती नहीं हैं। हम शोर ज़्यादा मचाते हैं, हम काम कम करते हैं। हम करके तो देखें, फिर कहाँ से आना है वो हमारा मसला ही नहीं है, वो तो मसला ही रब का है ना, उसके टेंशन हम क्यों ले रहे हैं, वो तो हमारा काम ही नहीं है। तो मेरे ख्याल में हम अपनी अपनी जगह पे अगर इसी चीज़ के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे तो हम में से बहुत सारे लोगों के मसले हल हो जाएंगे। हम बैठ के बात कर रहे हैं, हम भी मसलों में हैं, हमारी भी चीज़ें मतलब बहुत आइडियल नहीं है, बट फिर भी अगर हम पीस में हैं तो वो हमारा ईमान है, वो हमारे ईमान का हिस्सा है। तो इस मुश्किल टाइम में आई थिंक अगर हम थोड़ा सा अपने ईमान को प्रैक्टिस कर लें, जो हमारा बेस है, तो हम काफ़ी सुकून में आ जाएंगे। बिल्कुल ऐसी है। और रही बात पेरेंट्स के लिए मैसेज, तो पेरेंट्स आपके मतलब अब तो उनको भी दिख रहा है सब कुछ हाथों में, मतलब हर बड़ा बुजुर्ग के हाथ में फ़ोन भी है और सारी प्लेटफॉर्म्स भी हैं। बच्चों को निकलने दें, सिर्फ उनको जो है ना परों के नीचे लिख के, आजकल बच्चे अगर 16 साल का 18 साल का बच्चा फ़ोन लेके व्लॉगिंग कर सकता है ना, वो जाके जॉब भी कर सकता है। करें, व्लॉगिंग करें, बट अपने स्किल को ना जाने दें। व्लॉगिंग कोई स्किल नहीं है। बिल्कुल ऐसी। आज फेसबुक डाउन हो गया, आज यूट्यूब डाउन हो गया, आज टिकटॉक बंद हो गया, आप क्या करेंगे? आप जब तक जॉब नहीं करेंगे, आप काम नहीं करेंगे, सिर्फ एक प्रोडक्ट की डेवलपमेंट, हमने एक मग बनाना है। हाँ। इस मग को बनाने में कितना प्रोसेस है, ये ऐसे तो नहीं टेबल पे आ गया, कैसे पता चलेगा? आप काम करोगे नहीं, आप मतलब मैं कहती हूँ अगर आपको काम करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है ना, ये भी ब्लेसिंग है। बिल्कुल ऐसी है। नहीं मिल रहा, काम है ही नहीं, तो आप कुछ नहीं कर सकते। बट अगर आपको काम मिल रहा है, कम पैसे भी मिल रहे हैं, मैंने हमेशा एक चीज़ कहती हूँ, पैसे नहीं मांगो कभी जाके, अगले बंदे को अपना रेट लगाने दो, पैसा खुद आएगा। आप अपने आप को इतना कीमती करो कि लोग आपको खुद दें। देखिए, पैसा शुड बी योर बाय प्रोडक्ट, हमने उसको प्रोडक्ट बना दिया हुआ है। करेक्ट। ठीक है आयशा, बहुत शुक्रिया आपका। मैं इस पॉडकास्ट को एक एग्जाम्पल के साथ एंड करना चाहूँगा। अभी कुछ 4 वीक पहले का एक रियल वाक़या आपको बता देता हूँ। मेरे कज़न हैं एक कंपनी में दुबई में, तो उनको ERP चाहिए थी। ERP के लिए, क्योंकि वो खुद पाकिस्तानी है, तो उसने मल्टीपल पाकिस्तानी कंपनी से कॉन्टैक्ट किया। अब ज़ाहिर है वो एक इंटरनेशनल कंपनी है, तो उन्होंने कहा भाई और भी जगहों से इनवाइट करो। तो उसने क्या किया, पाकिस्तानियों को, इंडियंस को और 1-2 और नेशनलिटी को उन्होंने इनवाइट भेजे। तो सब लोगों ने अपने अपने प्रपोजल भेजे। उसमें से कराची की एक कंपनी सेलेक्ट हुई इंटरव्यू के लिए, और इंडिया से गालबन 1-2, और एक कंपनी शायद हुई इजिप्शियन थी या कुछ इस तरह। पाकिस्तानी कंपनी से जब उनका इंटरव्यू हुआ, पहले तो सबके टेंट्रम फुल ऑन स्विंग पे हैं। खैर, इन्होंने सारी बातचीत करके 1 घंटे का टाइम दिया। जूम पे मीटिंग स्टार्ट हुई। अब 1 घंटे में वो मीटिंग कंक्लूड नहीं हुई। इन्होंने दोबारा इनवाइट भेजने से मना कर दिया और ये कह दिया कि भाई अगर आपको फर्दर हमारा टाइम चाहिए तो ये टाइम अब आपको बाय करना पड़ेगा। ये ERP की बात हो रही है, वेयर यू कैन स्पेंड
रफली $100,000 इट्स नॉट अ जोक, ठीक है। दूसरी तरफ इंडियन से बात हुई, उन्होंने पूरा डेमो शुमो दिया, सब कुछ देने के बाद उन्होंने वहाँ पे भी यही सिचुएशन हुई कि 1 घंटे में मीटिंग कवर नहीं हुई, तो उन्होंने नया इनवाइट भी भेजा। ऑन टॉप ऑफ दैट व्हाट दे हैव डन इज, उन्होंने कहा जी आप बेफिक्र हो जाए, आपको सोल्यूशन चाहिए, हमें आपकी रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड हो गई है, आपको हम 1 महीने का फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो दे रहे हैं विद बैकअप सर्विस। 1 महीने के अंदर आप पूरी अपनी इसमें एंट्रीज कीजिए, कोई अभी प्राइस की बात नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, आप एंट्रीज को उसमें कीजिए और हमारी आपको पूरे 6 दिन सपोर्ट की टीम आपके साथ इंगेज्ड है, डेडिकेटेड आपको अकाउंट मैनेजर दे रहे हैं, वो आपको हेल्प करेगा इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड जहाँ पे आप फंसोगे। वो पूरा दिया सारा। इसी तरह फिर इजिप्शियन के पास गए तो उन्होंने मेरा ख्याल है वो मीटिंग हुई तो उनकी थोड़ी प्राइस हाई थी, लेकिन उन्होंने भी ये फैसिलिटी, इन्होंने कोई डेमो भी नहीं दिया पाकिस्तानियों ने। हमें एटीट्यूड बहुत है ना, कौम में एटीट्यूड है। और बाय द वे इनके सोल्यूशन में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि कस्टम बिल्ड करवानी पड़ती कंपनी को, उनके सोल्यूशन में हर चीज़ मौजूद भी थी। इवेंचुअली वो ऑर्डर किसको गया? इंडिया को गया। अब इंडियंस में देखिए, मैं लोग इंडिया को फॉलो करते हैं उनकी फिल्मों की वजह से या म्यूज़िक की वजह से। मैं इंडियन के बिजनेस कोचेस को देखती हूँ, बहुत सीखने को मिलता है। मैंने 10 साल काम किया उनके साथ। उसके बाद इंडिया की अब बिजनेस केस स्टडीज़ देखें, हमारे पास कौन सी केस स्टडी है? कोई भी नहीं। मैंने एक पॉडकास्ट में एक यूनिवर्सिटी के डीन से पूछा, मैंने कहा आप बिजनेस पढ़ाते हैं तो केस स्टडी कौन सी है? नहीं थी उनके पास कोई भी। गोरों की ट्रांसलेट करके यहाँ पढ़ा रहे हैं। ट्रू। इंडियन अपनी पढ़ाता है। रतन टाटा की आप केस स्टडी उठा के देखिए, अंबानी की शादी तो आप देख रहे हैं, अंबानी के बिजनेस का पता है आपको? तो हम देखने वाली चीज़ नहीं देखते। हमें एटीट्यूड का प्रॉब्लम है। हमें इसमें बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे टीचर्स की बनती है, यूनिवर्सिटीज़ की बनती है, एजुकेशन सेक्टर की बनती है। आप बच्चों के बिहेवियर को चेंज करें, प्रैक्टिकल लेके आएँ, वो चीज़ें करें। स्टेट नहीं कर रही तो हम एज इंडिविजुअल तो कर सकते हैं ना, अदरवाइज फिर हमारे साथ जो हो रहा है ना, ये होता रहेगा। ये हम डिजर्व भी करते हैं। इसी नोट पे इसको एंड करते हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका, आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी। हाँ, ये हमने खट्टी मीठी काफ़ी बातें की, कुछ कड़वी भी थी, कुछ हकीकतें हैं। बात सिर्फ इतनी है कि हमें होश के नाखून लेने होंगे, हमें अपने बिहेवियर पे काम करना होगा, अपने स्किल्स पे काम करना होगा। आज अगर कोई बच्चा या कोई पेरेंट ये कहता है कि हमारा बच्चा बेरोज़गार है, तो यकीन कीजिए, मैं कसम खा के ये बात कहता हूँ कि इसमें सबसे पहला फॉल्ट हमारा अपना है। क्योंकि इस वक्त हम एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। उसके लिए मैं वो बार बार ये बात चीख के बोल रहा हूँ कि वी आर ग्लोबल सिटीज़न। हमें सिर्फ 3-4 चीज़ों की ज़रूरत है, जिसमें पहली चीज़, बुनियादी चीज़ इंग्लिश, अच्छा इंटरनेट, लैपटॉप और हमारा बिहेवियर। ये 4 चीज़ें अगर हम कहीं से भी कोशिश करके अपने डे टू डे लाइफ के अंदर ले आएँ, तो फिर करेंसी आपकी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक होगी, डेस्टिनेशन आपकी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक होगी। बेरोज़गारी का रोना हम नहीं रोएंगे। फिर हम हर 15 दिन के बाद रात को 12 बजे ऐसे उल्लुओं की तरह आंखें खोल के पेट्रोल की प्राइसेस के ऊपर नज़र नहीं रख रहे होंगे। फिर हम 2-2 किलोमीटर लंबी लाइन में नहीं लगेंगे कि शायद 400-500 रुपया बच जाएगा क्योंकि पेट्रोल की प्राइस अगले दिन सुबह बढ़ जाएगी। फिर हम बिजली के रोने नहीं रोएंगे। ये ऐसे ही चलता रहना है। देखिए 75 साल हो गए, इस रोने से, इस सारी कहानियों से बाहर निकलना होगा, खुद के लिए कुछ करना होगा, अपने अंदर एक फायर आपको लगाना होगा, अपने अंदर एक होप पैदा करनी होगी। होप तभी पैदा होगी जब आप अपने आप को इस कंफर्ट जोन से, इस ठंडे एसी वाले कमरे से बाहर निकालेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।